स्टोरी शुरू होती है। एक औरत अपनी अमीर हस्बैंड के कंट्रोल से भागना चाहती थी, इसलिए उसने पर्पसफुली अपनी सेक्सी फोटोज ली। फिर वो थक बनकर उन फोटोज को अपने हस्बैंड को भेजी और मौक किया कि वो कभी अपनी वाइफ को टच भी नहीं किया। इससे उसका हस्बैंड फ्यूरियस हो गया, लेकिन डिवोर्स की बजाय उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह चेंज हो गई। बैक सायन सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंशियल स्पोक्सपर्सन था। वो एक पावरफुल फैमिली से आया था, है हैंडसम और वेरी टैलेंटेड था। जहां भी वो जाता औरतें अपनी आंखें उससे हटा नहीं पाती। बाहर वालों के लिए वो एक राइजिंग पॉलिटिकल स्टार था, लेकिन अपनी वाइफ हीजू के लिए वो सिर्फ एक हाइपोक्रेट था। अगर वो सालों पहले एक्सीडेंट में अपनी वॉइस नहीं खोती तो वो बैक सायन के ट्रू कलर्स को पब्लिक में एक्सपोज कर देती। 3 साल पहले हीजू नर्वसली बैक सायन से शादी करने का वेट कर रही थी, लेकिन उसने उसे ज्वेलरी और वेडिंग ड्रेस उतारने को बोला, कहकर कि वो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट है। उसने उसे अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट दिया और साइन करने को फोर्स किया। उस मोमेंट से वो किसी को नहीं बता सकती थी कि वो उसकी वाइफ है या डिवोर्स मांग सकती थी। अगर रूल्स ब्रेक किए तो उसे 2 बिलियन वन पे करने पड़ते। फिर एक अनहैप्पी मैरिज शुरू हो गई। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आने वाला था, इसलिए उसकी मदर इन लॉ ने उसे जॉब क्विट करने को बोला और फैमिली की केयर करने को। लास्ट ईयर हीजू ने बोला कि वो सुफोकेटेड फील कर रही है, इसलिए बैक जियोन ने उसे टीवी स्टेशन पर साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के रूप में काम करने दिया। लेकिन मिस्ट्रेस बैक मानती थी कि हूं का नाम और फेस कभी पब्लिक नहीं होना चाहिए। उसके जाने के बाद हूं की मॉम एंग्री हो गई। उसने हीजू को ब्लेम किया कि वो किसी और के हस्बैंड को स्टील कर रही है और बेहतर करना चाहिए, लेकिन अभी तक हीजू ने अपने हस्बैंड का हार्ट नहीं जीता। मिस्ट्रेस होंग ने उसे यूजलेस कहकर स्कोल्ड किया। हू डीपली हर्ट और सैड फील कर रही थी क्योंकि एवरीवन उसे डिसलाइक करता था। वो पोअरिंग रेन में एमलेसली ड्राइव कर रही थी, नहीं पता कहां जाना है। उसने रेडियो ऑन किया, लेकिन सिग्नल कटिंग आउट हो रहा था। जीपीएस भी बोला कि वो ऑफ रूट है। जब उसने स्पीड कम करने की ट्राई की तो कार स्पीड अप हो गई। पैनिकिंग में उसने ब्रेक्स हिट किए, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहे थे। उसकी कार ट्रैफिक से वीव थ्रू हो रही थी जब तक उसने स्टीयरिंग व्हील शार्पली टर्न नहीं किया और कार को स्टॉप करने को। वो बाहर निकलने की ट्राई की, लेकिन डोर नहीं ओपन हो रहा था। सडनली उसे एक न्यूज स्टोरी याद आई जो उसने कवर की थी। वो हैकर्स के बारे में थी जो कार जीपीएस सिस्टम में मैलिशियस कोड डालकर कारों को रिमोटली कंट्रोल करते हैं। सडनली एक बड़ा ट्रक उसके स्ट्रेट आया। उसने क्विकली अपना हेड कवर किया। लकीली ट्रक टाइम पर स्वर्व अवे हो गया, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो एक ब्लैक में मैन अहेड था। उसने फोन क्लोज किया जो वो कार कंट्रोल करने को यूज कर रहा था और उसके टुवर्ड वॉक किया। उसने लॉक्ड कार डोर भी इजीली ओपन कर दिया। मीनवाइल बैक सायन को एक फॉरेन नंबर से कॉल आया। कॉलर ने बोला कि वो उसकी वाइफ को किल करेगा। जस्ट तब उसका फोन बैटरी आउट हो गया। उसने क्विकली चार्ज किया और ऑन किया। उसे लगा ये स्कैम है, इसलिए उसने चेक करने को कॉल किया कि हीजू कहाँ है। मिस्ट्रेस होंग ने बोला कि वो उसे होम ले गई है और डिनर के बाद बैक सेंड करेगी। थिंकिंग हीजू सेफ है, बैक सामने हंग अप किया। उसने अपने सबऑर्डिनेट्स को बोला कि फॉरेन नंबर ट्रेस करो। वो अपनी डेस्क पर रिटर्न किया और स्ट्रेंज नंबर ने फिर कॉल किया। कॉलर ने बोला कि वो उसकी वाइफ के नेक पर नाइफ होल्ड कर रहा है। बैक सायन को लगा ये प्रैंक है और कॉलर को बोला कि गो अहेड एंड किल हर। थग ने गिव अप नहीं किया और कीप आस्किंग कि वो अपनी वाइफ को सेव करने को कितना पे करेगा। बयान ने बोला कि वो एक सिंगल सेंट भी नहीं देगा और फिर हंग अप किया। थग फ्यूरियस हो गया। उसने हीजू को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया, नेक पर नाइफ से कटिंग करके। उसके बाद बायन ने कॉल्स आंसर करने से रिफ्यूज कर दिया। हीजू रियलाइज कर लिया कि वो कंप्लीटली अबैंडन्ड हो गई है। सडनली बीन ने कॉल आंसर किया। वो निकला कि उसके सबऑर्डिनेट ने एक्सीडेंटली आंसर कर दिया जबकि नंबर ट्रेसिंग कर रहा था। कॉलर ने फिर थ्रेटन किया कि उसकी वाइफ को किल करेगा, लेकिन बीक सायन ने कोल्डली बोला कि गो अहेड। जब बॉडी शो अप होती है तो फिर कॉल करना। उन कोल्ड वर्ड्स ने थग को ऑलमोस्ट लूज हिज माइंड कर दिया और हीजू को भी डीप डेस्पेयर में छोड़ दिया। सडनली उसने गैस हिट की थग के साथ डाई करने की ट्राई में। थग ने उसका प्लान देख लिया और स्टीयरिंग व्हील ग्रैब करने की ट्राई की। फिर कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। वर्क के बाद बैक्सियन ने एक रिपोर्टर से जो वो नो करता था फॉरेन नंबर ट्रेस करने को बोला। भले वो स्कैम कॉल था, लेकिन उसे बैड फीलिंग हो रही थी। वो रोड पर स्पीड डाउन कर रहा था अपनी यूजुअल कैलम लूज करके। वो हरीड होम, लेकिन फाउंड यू कुकिंग कर रही है। रिलीव्ड होकर वो प्रिटेंड किया कि केयर नहीं करता और बोला सो यू आर स्टिल अलाइव। हु वेरी एंग्री हो गई और उसे इग्नोर किया। बैक सायन वंडर कर रहा था कि वो डिनर के बाद फिर हंग्री क्यों है। जस्ट तब एक सबऑर्डिनेट ने रिपोर्ट किया कि स्कैम नंबर ने स्पेशल वे यूज किए लोकेशन हाइड करने को। वो सिर्फ कॉल के दौरान ट्रेस कर सकते थे। सेफ रहने को बैक सान ने प्लान किया कि एक ट्रस्टेड टीम फाइंड करे अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने को। सडनली उसे ब्रिटिश एम्बेसी का एक इवेंट याद आया जहां साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की नीड थी। उसने डिसाइड किया कि उसे साथ ले जाए प्रोटेक्ट करने को क्लोजली। हीजू बैक अपने रूम में गई और फाउंड उसकी मॉम टेक्सटिंग कर रही थी आस्किंग कि वो टुनाइट कहाँ है। फिर उसे रियलाइज हुआ बैक सायन थॉट कि उसने डिनर अपनी मॉम के हाउस पर किया है। इवन सो वो अपसेट रही। फिर उसकी मॉम ने कॉल किया स्कोल्डिंग हीयू की हॉस्पिटल नहीं गई और वार्निंग की हेल्थ केयर करो और सोन प्रेग्नेंट हो जाओ। नेक्स्ट डे हीजे अपने हस्बैंड के साथ इवेंट पर गई एम्बेसडर की वाइफ के लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के रूप में। एम्बेसडर ने थॉट कि वो बैक सैन की वाइफ है। उसने एक्सप्लेन किया कि वो सिर्फ इंटरप्रेटर है जो वो ब्रॉट है। एम्बेसडर ने वंडर किया कि क्यों उसने बैक सायन की वाइफ को ऑफिशियल इवेंट्स पर कभी नहीं देखा।
देखा। उसने एक्सप्लेन किया कि उसके पोजीशन की वजह से वो ऑलवेज अटैक्ड फ्रॉम ऑल साइड्स होता है, कुछ वे में वो गवर्नमेंट का स्केपगोट है, इसलिए वो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ एक्सपोज्ड हो अटैक्स को। एम्बेसडर ने उसे प्रेज किया होपलेस रोमांटिक के रूप में, लेकिन हीजू फील कि वो हाइपोक्रिटिकल है और उसके वर्ड्स पर बिलीव नहीं किया। दैट नाइट उसने लॉट ड्रंक किया और उसे फिर स्कोल्ड किया गया। एंग्री होकर उसने साइन लैंग्वेज में कर्स बैक किया। भले बैक्सन साइन लैंग्वेज नहीं समझता था, लेकिन उसे लगा कि वो उसे कर्स कर रही है। वो अनहैप्पीली पार्टेड। नॉट लॉन्ग आफ्टर बैक्सायन को थग से एक और कॉल मिली। कॉलर ने एक्यूरेटली स्टेट किया बैकजियोन की एक्जैक्ट लोकेशन। बैक्सायन ने एक सस्पिशियस मैन को आइडेंटिफाई किया जो कॉल्स कर रहा था। उसने उस मैन को रेस्टरूम में चेस किया, लेकिन रियलाइज किया कि गलत पर्सन है। वो मैन किसी और से कॉल पर था। बायन ने कॉल डिले करने की ट्राई की ताकि उसके सबऑर्डिनेट्स नंबर ट्रेस कर सके। फिर थग ने कुछ बोला जो उसे शॉक्ड कर दिया। थग नॉट ओनली नो कि बैकजियोन की वाइफ हीजू है, लेकिन ये भी नो कि उसने किसी और वुमन की जगह मैरी किया। ओरिजिनली बैक्सियोन को होंग फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर से मैरी करना था, लेकिन वो वेडिंग से एक डे पहले रन अवे हो गई। वो एंड अप मैरिंग हीजू होंग फैमिली की सेकंड डॉटर से। बैकजियोन ने आस्क किया कि थग क्या चाहता है। थग ने डिमांड किया कि वो हीजू को एबेंडन करे और अपनी ओरिजिनल फियांस को बैक ब्रिंग करे, अगर नहीं तो वो मैरिज के बारे में स्कैंडल एक्सपोज करेगा। सीन शिफ्टेड। कॉल के दूसरे एंड पर हीजू रेस्टरूम में हाइड कर रही थी। वो निकला कि यस्टरडे अपनी रेज में हीजू ने अपनी स्पीकिंग एबिलिटी रिगेन कर ली थी। वो कार एक्सीडेंट से सर्वाइव कर गई, लेकिन बैक सीट पर थग अननोन कंडीशन में था। हीजू टायर्ड ऑफ फीलिंग हेल्पलेस पिक अप द थग्स फोन, क्योंकि थग ने बोला कि ये फोन ओनली बैक्सायन को कॉल कर सकता है, इसमें वॉइस चेंजर है और 10 मिनट्स में ट्रेस नहीं किया जा सकता। इसलिए हीजू ने डिसाइड किया कि बैक्सायन को कॉल करे और थ्रेटन करे उसे, फोर्सिंग टू एबेंडन हर। बैक्सायन फ्यूरियस था, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ थ्रेट, लेकिन बिकॉज हीजू इसमें ड्रैग हो गई। हीजू ने उसे एक्यूज किया कि वो हाइपोक्रिट है। उसने बोला कि उसकी वाइफ यस्टरडे किडनैप हो गई और ऑलमोस्ट डाई, लेकिन वो कोल्डली हंग अप द फोन। बैक्सायन तब रियलाइज किया कि हीजू ने ग्रेट डेंजर फेस किया। एंग्री होकर उसने वॉल पंच किया और स्वोर टू कैच द थग। 10 मिनट सेफ कॉल एंड होने के बाद हीजू ने क्विकली हंग अप किया। वो जस्ट रेस्टरूम से वॉक आउट की और बैक्सायन को नॉट फार अवे देखा। फीलिंग नर्वस वो ट्राई की स्नीक अवे क्वाइटली, लेकिन बैक्सियन ने नोटिस कर लिया। उसने हीजू को एक एम्प्टी रूम में ले गया और उसके क्लोथ्स उतारने स्टार्ट किए। वो ओनली उसके इंजरीज चेक करना चाहता था। कुछ टॉकिंग के बाद उसने कंफर्म किया कि हीजू को यस्टरडे किडनैप किया गया था। उसने हीजू से आस्क किया कि क्यों नहीं बताया। डॉट इन हर हार्ट हीजू ने कंप्लेन किया बैक ऐसे के फेक कंसर्न के बारे में। यस्टरडे उसने किडनैपर्स को पुश किया कि उसकी वाइफ को कोर्प्स में चेंज कर दो क्विकली। बीक्स सान ने हीजू को बोला कि वो मस्ट गार्ड्स ले जाए जहां भी जाती है और हॉस्पिटल विजिट करे चेकअप के लिए। फिर उसने अपने सबऑर्डिनेट्स को बोला कि एम्बेसी के गेस्ट लिस्ट टुडे चेक करो और हर एक को इन्वेस्टिगेट करो। एट होम उसने हीजू से कार कीज आस्क की और फिर डैश कैम चेक किया थग को फाइंड करने को। हीजू को याद आया कि यस्टरडे कार में बैकजियोन को कर्सिंग की और क्विकली पार्किंग लॉट में रन की। लकीली डैश कैम पर कुछ रिकॉर्डेड नहीं था। जस्ट तब एक मोटरसाइकिल स्पीड पास्ट बियोन ने इंस्टिंक्टिवली हीजू को अपने आर्म्स में पुल किया और राइडर को स्कोल्ड किया रेकलेस होने के लिए। सडन कॉन्टेक्ट ने दोनों को अवकवर्ड फील कराया। बियोन ने हीजू को बोला कि जॉब क्विट करो और होम स्टे करो। हीजू ने रिफ्यूज किया, वो वर्किंग कीप करना चाहती थी। बैक्सायन ने गिव इन किया, लेकिन इंसिस्ट किया कि बॉडीगार्ड उसके साथ हो। नेक्स्ट डे हीजू कोर्ट गई साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के रूप में। फीमेल बॉडीगार्ड जो बैक्सायन ने सेंट किया बाहर वेट कर रही थी। ट्रायल के बाद हूं कि क्लाइंट ने अपने हस्बैंड से आर्ग्यू किया। बॉडीगार्ड हरीड टू हेल्प। एट दैट मोमेंट एक मैन स्लोली अप्रोच किया। जब हीजू बाहर जाने वाली थी उसने ग्राउंड पर शैडो देखा। वो उसे थग की याद दिलाया और वो टू स्केयर्ड टू मूव हो गई। गार्ड्स सोन नोटिस किया कि हीजू मिसिंग है और क्विकली रिपोर्ट किया बियोन को। वो मीटिंग में था और वेरी अपसेट हो गया। गुड न्यूज थी कि बॉडीगार्ड्स ने हूं को क्विकली फाउंड किया। बैड न्यूज थी कि वो एक और मैन के साथ थी। वो साइन लैंग्वेज यूज कर रहे थे और हैप्पीली लाफिंग कर रहे थे। बैक्सायन ने फोटो देखी जो बॉडीगार्ड ने सेंट की और जीलस हो गया, वेंटिंग हिज एंगर ऑन बॉडीगार्ड। वो मैन जी सांग वू था, एक साइकियाट्रिस्ट फ्लुएंट इन साइन लैंग्वेज। 3 इयर्स एगो हीजू सडनली डिसअपियर हो गई। रिसेंटली जी सांग वू ने उसे फाउंड किया न्यूज पर देखकर साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के रूप में। दिस वीक उसने प्रोग्राम पर वर्किंग स्टार्ट किया टीवी स्टेशन जहां हीजू वर्क करती थी। बिफोर लिविंग जियांग वू ने हूं का फोन नंबर गॉट किया। लगता था कि उसके स्पेशल फीलिंग्स उसके लिए हैं। जब हीजू होम आई उसकी मॉम आई ओवर। उसने हर्बल मेडिसिन और सेक्सी लिंगरी सेट ब्रॉट किया, पुशिंग हीजू टू हैव ए बेबी सोन। हीजू स्ट्रांगली रेसिस्टेड। उसकी मॉम ने रिमाइंड किया उस प्रॉमिस का जो उसने मैरी इन हर सिस्टर प्लेस पर किया था। अगर हीजू मैरिज कीप नहीं करती तो उसका डैड नर्सिंग होम से किक आउट हो जाएगा। हु डेयर फाइट बैक नहीं कर सकती थी। उसने बाथ लिया, ड्रेस अप किया और अपने हस्बैंड का वेट किया। सडनली उसे एक आइडिया आया। उसने स्पेशल फोन ग्रैब किया और बैक्सायन को कॉल किया। हीजू ने उसे बोला कि या तो उसे 2 बिलियन वन पे करे या डिवोर्स एग्री करे। बियोन ने थग की इन्फॉर्मेशन सोर्स फाइंड आउट करने की ट्राई की। हीजू ने वार्न किया कि ट्रिक्स नहीं प्ले करे। फिर उसने अपनी थाई की सेक्सी पिक्चर ली और उसे सेंड की। उसने थ्रेटन किया कि अगर नहीं एग्री तो वो फोटो यूज करके उसके वाइफ के बारे में स्कैंडल क्रिएट करेगी। बैक्सायन फ्यूरियस था, लेकिन
लेकिन सिंस वो थग की लोकेशन ट्रैक नहीं कर सकता था वो इमीडिएटली होम गया चेक करने को कि उसकी वाइफ ने फोटो ली है या नहीं। उसके फुटस्टेप्स हियरिंग हीजू स्केयर्ड हो गई और खुद को टाइटली ब्लैंकेट में रैप किया। बैक्सन ने ब्लैंकेट पुल अवे करने की ट्राई की, हीजू ने टाइटली होल्ड किया लेकिन उसे स्टॉप नहीं कर सकी। वो स्टेयर एट ईच अदर। हीजू ने अवक्वर्डली अपना हेड अवे टर्न किया और बी सायन ने गिव अप चेकिंग हर थाई। उसने जस्ट बोला कि प्रेसिडेंट ऑफिस पर साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर इंटरव्यू अटेंड करो टुमारो। इन द लिविंग रूम बैक सायन ने उनकी वेडिंग के बारे में थॉट किया 3 ईयर्स एगो। वो होम आया तो देखा हीजू ने मील प्रिपेयर किया और इतना लॉन्ग वेट किया कि वो डोजिंग ऑफ थी। उसने उसे क्यूट फाउंड किया और क्वाइटली स्माइल किया लेकिन जब हीजू ने उसे देखा तो क्विकली अपनी वाइन ड्रंक की, फिर उसने सिड्यूस करने की ट्राई की जैसा उसकी मॉम ने बोला था। बैक सान ने उसका फियर नोटिस किया और वार्न किया कि पपेट की तरह एक्ट नहीं करे उसके अराउंड या अपनी मॉम के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करे। आफ्टर दैट नाइट वो कभी क्लोज नहीं हुए। जब हीजू वोक अप तो फाउंड बी सान वर्क पर नहीं गया। अनयूजुअली उसने उसे ब्रेकफास्ट भी बनाया। फिर उसने आस्क किया कि येस्टरडे जो मैन मिला वो ट्रस्टेड हो सकता है या नहीं। हाउएवर हीजू ने फोन पर टाइप किया वो एक गुड मैन है। इसे पढ़कर बैक सायन एंग्री हो गया और लेफ्ट। हीजू ने फिर अपने मेंटली इल डैड को विजिट किया। वो निकला कि मिस्ट्रेस होंग ने उस मैन के मेडिकल एक्सपेंस यूज किए हीजू को पावर गेनिंग टूल बनाने को। मीनवाइल बैक सायन सबॉर्डिनेट ने सर्वेलेंस से कुछ सस्पिशियस फाउंड किया। ब्लैक में मैन हूं की कार में बिना किसी डिफिकल्टी के घुस गया। बियॉन्ड फिगर आउट नहीं कर सका। उसने प्रिटेंड किया कि किसी और के साथ हुआ और फ्रेंड से ओपिनियन आस्क की। फ्रेंड ने इमीडिएटली बोला कि वो वुमन हैविंग एन अफेयर है। लेटर हीजू ने बैक सायन को कॉल किया प्रिटेंडिंग टू बी द थग टू प्रेशर हिम। बैक सान ने उसे बोला कि 5 मिनट्स में बैक कॉल करो। जब हीजू ने फिर कॉल किया तो वो कीप थ्रेटनिंग कर रही थी। सडनली उसने एक एक्सप्लोजन हर्ड किया। हीजू रश्ड होम लेकिन बैक सायन दैट नाइट रिटर्न नहीं किया। नेक्स्ट डे न्यूज ने रिपोर्ट किया एक बॉम्बिंग इंसिडेंट। एक मिस्टेरियस मैन ने बैक सायन के ऑफिस को अटैक किया। न्यूज ने हीजू की थ्रेटनिंग रिकॉर्डिंग भी प्ले की। हीजू कंफ्यूज्ड हो गई। एट दैट मोमेंट बायन होम आया डर्टी और एग्जॉस्टेड। उसने हीजू को डाइनिंग टेबल पर लिफ्ट किया और उसके थाई चेक करना चाहता था। हीजू स्ट्रगल टू स्टॉप हिम फीलिंग द मैन इन फ्रंट ऑफ हर वाज टेरिफाइंग लेकिन वो नहीं जानती थी कि बी सायन क्वाइटली हेल्पिंग हर ऑल अलोंग। 3 ईयर्स एगो हूं की सिस्टर ने बेक सान को थ्रेटन किया अरेंज्ड मैरिज कैंसिल करने को। उसने उससे आस्क किया कि क्या हीजू एक प्लेबॉय से मैरी करने वाली है। सिस्टर ने कंफर्म किया और मॉक किया कि कोई मॉम अपनी डॉटर को ऐसे मेस में मैरी नहीं करने देगी। बियॉन ने इंसिस्ट किया कि वेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग हो लेकिन हीजू के साथ ब्राइड के रूप में। 3 ईयर्स आफ्टर गेटिंग मैरिड बी सान ने अपनी वाइफ के बेडरूम में पहली बार स्टेप किया। उसने उसके स्कर्ट लिफ्ट करने की ट्राई की थाई चेक करने को लेकिन वो हार्ड स्ट्रगल करके स्टॉप कर दिया। लास्ट नाइट बायन को थ्रेटनिंग कॉल मिली जस्ट तब उसके कॉलिग्स ने ऑफिस के बाहर नॉइज हर्ड किया। जब मैन ने डोर ओपन किया तो पिज्जा डिलीवरी बॉक्स देखा। बिफोर एनीवन रिएक्ट कर सकता वो एक्सप्लोड हो गया पूरे ऑफिस को डिस्ट्रॉय करके। बैक सायन वोक अप आफ्टर बीइंग अनकॉन्शियस फॉर अननोन अमाउंट ऑफ टाइम। डेज्ड वो वागली हर्ड फ्रॉम सबॉर्डिनेट कि नो वन डाइड एट द सीन। सर्वेलेंस फुटेज ने एक मास्क्ड और कैप्ड मैन को कैमरा को मॉकिंग दिखाया। बैक सायन ने क्विकली कॉल किया कंफर्म करने को कि गार्ड्स ने सेफली हीजू होम सेंड किया। ओनली देन वो रिलीव्ड फील किया लेकिन उसका ओनली क्लू हूं की थाई की फोटो थी जो थग ने सेंड की। वो सस्पेक्ट की थ्रेट्स उसकी वाइफ से कनेक्टेड हैं। वो रश्ड होम ग्रैब्ड हीजू और उसे बेड पर थ्रो किया। जब उसने क्वेश्चन किया तो उसने थग को नो करने से डिनाइड किया। उसने डिसाइड किया कि थाई पर मोले चेक करे कंफर्म करने को अगर फोटो रियल है। उसने उसे फोर्सफुली पुश अवे किया और स्कोल्ड किया कि वो दोनों विक्टिम्स हैं। उसकी पिटीफुल एक्सप्रेशन देखकर उसे लगा कि उसने उसे मिसअंडरस्टूड किया। जस्ट तब उसका फोन रंग। हीजू को अपोलोजाइज करने के बाद वो हरी टू द स्टडी। न्यू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पास्ट 6 मंथ्स में नियर बाई कई आर्सन केसेस। बैक सान सस्पेक्ट की कल्प्रिट क्राइम्स मिमिक कर रहा था पुलिस को मिसलीड करने को। वो भी बिलीव कि अटैकर का एक एकोम्प्लिस था क्योंकि एक पर्सन बॉम्ब्स प्लांट और कॉल्स एक ही टाइम नहीं कर सकता। आफ्टर द कॉल उसने हूं का फोन इंस्पेक्शन के लिए ले लिया सस्पेक्टिंग कि वो हैक्ड हो गया था। अनबेकनोन टू हिम हीजू उसके कॉल को ईवस ड्रॉपिंग कर रही थी। मीनवाइल एक कैप वियरिंग मैन फिश कटिंग करते हुए विस्लिंग कर रहा था। वो एक्सप्लोजन के बारे में बोस्टिंग कर रहा था एक मिस्टेरियस पर्सन को जो उसके कॉन्टेक्ट्स में टीचर के रूप में सेव था। मीनवाइल बैक सायन बिजी था हूं के चैट हिस्ट्री विथ जी सांग वू को पीकिंग करने में। उसने एक फोटो फाउंड जहां हीजू वेरी हैप्पी लग रही थी जिसने उसे जीलस बना दिया। उसने ये भी देखा कि उन्होंने डिनर के लिए प्लान किया था दैट नाइट। मीनवाइल जियांग वू होस्ट यूरी के साथ वर्किंग कर रहा था मिस्ट्री शो प्लान करने को टीवी के लिए। जियांग वू ने एक रियल लाइफ अनसॉल्व्ड केस शेयर किया। लोकेशन फोटो में ऑर्फनेज थी। 20 ईयर्स एगो ऑर्फनेज एक विलेज में थी एक ह्यूज मेंशन के साथ। वन डे जी सांग वू एक्सीडेंटली मेंशन में एंटर किया और एक यंग मास्टर से मिला जो वैकेशन पर था। यंग मास्टर के पास ऑल विलेज किड्स से ज्यादा टॉयज थे। वो हैप्पीली कुछ डेज प्ले किए लेकिन लेटर जी सांग वू ने वहां कुछ स्केरी देखा और फियर में रन अवे हो गया। एवरीवन क्यूरियस था कि क्या देखा लेकिन टाइम टू लीव वर्क था। जी सांग वू विदाउट सेइंग मच लेफ्ट बिकॉज वो हीजू के साथ डिनर प्लान कर रहा था। कोइंसिडेंटली यूरी सेम रेस्टोरेंट पर शो अप हुई। उसने बोला कि वो वहां अपनी आइडल के साथ ईट करने आई है जो निकला बैक ऐसे। बैक सायन प्रिटेंडिंग टू हैव वर्कड विथ हीजू बिफोर
before join their table. During the meal Jang-woo very caring toward Hee-ju था और साइन लैंग्वेज यूज करके टॉक किया। बैक सायन जीलस फील किया और जियांग-वू को एवरीथिंग के बारे में क्वेश्चनिंग स्टार्ट किया। Hee-ju अनकंफर्टेबल एक्सक्यूज्ड हरसेल्फ टू द रेस्टरूम टू एस्केप। बैक सायन तब कॉल गॉट फ्रॉम सबऑर्डिनेट पुलिस ने एक आर्सनिस्ट कैच किया लेकिन वो मिस्टेरियस थग नहीं था। आर्सनिस्ट ने बोला कि वो वंस लेट एट नाइट स्ट्रे कैट नेस्ट ब्लोन अप देखा और दूर से एक सस्पिशियस यंग मैन स्पॉट किया। बायन ने यंग मैन को डाउट करना स्टार्ट किया। हंगिंग अप द फोन के बाद Hee-ju ने उसे स्टॉप किया। उसने बैक सायन को एक्यूज किया फोन पीकिंग करने का कहकर कि इसलिए वो इतने कोइंसिडेंटली मिले। वो उसके एटीट्यूड से भी अपसेट थी उसके सीनियर के टुवर्ड। वॉचिंग Hee-ju डिफेंड द मैन बियॉन्ड एंग्री हो गया और बोला कि वो अदर्स को टू इजीली ट्रस्ट करती है। उसने रिमाइंड किया कि वो 20 ईयर्स से एक दूसरे को नो करते हैं लेकिन वो उसे एट ऑल नहीं समझती। बिफोर लीविंग बैक सेन ने जियांग-वू से बिजनेस कार्ड आस्क किया। बैक एट द ऑफिस उसने कार्ड सबऑर्डिनेट को दिया इन्वेस्टिगेट करने को। उन्होंने फाउंड आउट कि जी सांग-वू ऑनलाइन फेमस था अपनी परफेक्ट बॉडी के वीडियोज पोस्ट करने के लिए स्पेशली पॉपुलर विथ वुमन। बैक सायन ने कंप्यूटर क्लोज किया डिस्टेंस से कहकर कि ओनली शैलो पीपल केयर अबाउट अपीयरेंस। दैट नाइट Hee-ju ड्राइव होम करने वाली थी जब उसकी कार फिर कंट्रोल्ड हो गई। रेडियो ने एक सॉन्ग प्ले किया कॉल्ड कॉल मी नाउ। स्केयर्ड वो थॉट थग नियर बी है। आफ्टर ए वाइल एवरीथिंग बैक टू नॉर्मल हो गया। वो रश्ड होम स्पेशल फोन आउट निकाला लेकिन बैक जियोन के फुटस्टेप्स हर्ड किए। उसने एक्सक्यूज बनाया बियर और आइसक्रीम बाय करने का लीव करने को। बियोन ने बोला कि होम स्टे करो और खुद आउट गया बाय करने को। उसके जाने के बाद Hee-ju ने कल्प्रिट्स फोन यूज करके उसे कॉल किया डिमांडिंग की डिवोर्स करे। वो बैक एंड फोर्थ आर्ग्यू किए नेगोशिएटिंग एट ए टेबल जैसे। बियोन सस्पेक्ट की थग का रियल टारगेट Hee-ju है और बोला कि वो कभी उसे लीव नहीं करेगा। Hee-ju को स्ट्रेंज लगा कि वो उसके बारे में इतना केयर करता है। जब बैक सायन रिटर्न किया उसने फर्मली बोला कि डिवोर्स नहीं करेगा। Hee-ju थॉट कि उसने कुछ डिस्कवर किया लेकिन उसने एक्सप्लेन किया कि वो डिवोर्स नहीं चाहता क्योंकि रेपुटेशन रूइन हो जाएगा। फिर उसने उसके लिप्स से बियर फोम वाइप किया लीविंग हर कंफ्यूज्ड। उसने बोला कि प्रेसिडेंट ऑफिस इंटरव्यू के लिए वेल प्रिपेयर करो। Hee-ju ने बोला कि अगर वो उसकी ट्रांसलेटर बन गई तो एवरीवन उसके फेस और नाम को नो करेगा जो डेंजरस हो सकता है। बैक शॉन थॉट कि वो टू कॉन्फिडेंट है पासिंग के बारे में। Hee-ju ने बोला कि वो उसके हर एक्सप्रेशन के पीछे मीनिंग गेस कर सकती है भले एक्सपीरियंस की कमी हो। हियरिंग दिस बैक सान लीन क्लोजर और आस्क किया कि गेस करो वो क्या थिंकिंग है। दैट नाइट वो के बेड पर स्लिप किया। एट फर्स्ट Hee-ju रेसिस्टेड लेकिन कुछ ट्रिक्स के बाद वो क्वाइटली ले डाउन। वंस वो फेल अस्लीप बैक्स ने उसे ब्लैंकेट से कवर किया और क्वाइटली लेफ्ट। नेक्स्ट डे वो नाइटमेयर से वोक अप। उसे याद आया एक कार एक्सीडेंट जब वो चाइल्ड थी उसके स्टेप फादर के किड्स के साथ। स्टेप फादर की डॉटर डेफ हो गई उसका सन डाइड और ओनली Hee-ju फाइन थी। हु की मॉम फियर्ड कि ये उसके वेल्थी हस्बैंड को एंगर करेगा। उसके क्रूएल थ्रेट्स के अंडर Hee-ju ने स्पीकिंग स्टॉप कर दिया। एट दिस मोमेंट थग ने हु के फादर को ले लिया और उसे कॉल किया। वो नो कि उसने स्पेशल फोन ले लिया और क्वेश्चन किया उसके बारे में। सीइंग हर फादर होल्ड होस्टेज Hee-ju ने कंफेस किया कि वो डिवोर्स चाहती है। थग ने बोला कि उसका गोल उसके मैच करता है। उसने उसे फोन यूज करने की परमिशन दी लेकिन थ्रेटन किया कुछ ब्लडी टीथ से वार्निंग की रन अवे नहीं करे। Hee-ju टेरिफाइड होकर हॉस्पिटल रन की। लकीली उसका फादर अनहार्म्ड था और टीथ उसके नहीं थे। जब वो वोक अप तो कीप रिपीटिंग क्या किडनैपर्स ने बोला टेलिंग हर टू मेक ए कॉल। ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन पुलिस कार का रेडियो स्ट्रेंज नॉइजेज बना रहा था। Hee-ju सडनली रियलाइज किया कि ये थग का यूजुअल ट्रिक है। उसे ब्लडी टीथ का बैग याद आया फील सिक और आउट टू वॉमिट हो गई। थिंकिंग ऑफ हर ट्रेजिक लाइफ यू वंडर्ड व्हाट द पॉइंट ऑफ लिविंग वाज। पुलिस ने वे क्लियर किया। बैक सायन अपनी कार से स्टेप आउट किया और उसके टुवर्ड वॉक किया। पुलिस ने उनके रिलेशनशिप के बारे में आस्क किया। बैक सायन ने हाइड नहीं किया और बोला कि वो मैरिड है। वो निकला कि उसे भी नर्सिंग होम से कॉल मिला अर्लियर लर्निंग कि उसका फादर इन लॉ मिसिंग है इसलिए वो हेल्प करने रश्ड ओवर। एज हूं के हस्बैंड बी सान ने उसे ले लिया और दो पुलिस ऑफिसर्स को बोला कि सीक्रेट रखो फॉर नाउ। इन द कार उसने बोला कि उसने अपना नंबर नर्सिंग होम पर लेफ्ट किया था इसलिए उन्होंने उसे कॉल किया। वो प्लान कर रहा था कि उसके फादर को न्यू नर्सिंग होम में मूव करे लेटर। हियरिंग दिस Hee-ju ब्रोक डाउन क्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। बीक सायन ने उसकी वॉइस हर्ड की। वो शॉक्ड एट फर्स्ट फिर हैप्पी। दैट इवनिंग उन्होंने डिनर प्लान्ड विथ बैक सायन के पेरेंट्स। बिफोर दैट बैक सायन उसे अदर रूम में ले गया। उसने एक्सप्लेन किया कि क्यों पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया अभी। वो सस्पेक्ट की Hee-ju थग के बारे में कुछ हाइड कर रही है। अगर पुलिस इन्वॉल्व हो गई तो उसके सीक्रेट्स एक्सपोज हो सकते हैं। उसके एक्सप्रेशन से बैक सायन देखा कि वो हाइडिंग समथिंग है लेकिन उसने फर्दर नहीं आस्क किया। इंस्टेड बोला कि रेस्ट वेल बिफोर कमिंग डाउन फॉर डिनर। बैक सायन अपने पेरेंट्स के पास आया और एक्सप्लेन किया कि Hee-ju नॉट फीलिंग वेल। स्पीकिंग के बाद उसने अपने फादर के कंप्लेंट्स इग्नोर किया और बोला कि पॉइंट पर आओ। जब Hee-ju वोक अप तो लॉट ऑफ टाइम पास हो गया। वो हरीड डाउनस्टेयर्स अपोलोजाइज्ड टू हर इन लॉज और बैक सायन के बगल में सेट हो गई। चेयरमैन बैक उसके साथ अनहैप्पी था। उसने एंग्रीली बोला कि वो चेयरमैन होंग से ट्रिक्ड हो गया फ्लॉड सेकंड डॉटर मैरी करने में एल्डेस्ट की बजाय। उसने Hee-ju को यूजलेस और वर्थलेस कहा। बीक सायन ने कोल्डली डोर ओपन किया और कैमरा ग्रैब किया किसी से जो सीक्रेटली पिक्चर्स ले रहा था। चेयरमैन बेक चाहता था कि फोटोज पब्लिश करे अपनी कैंपेन बूस्ट करने को।
उसके सन के स्टेटस यूज करके। B1 सायन ने अपने फादर को वार्न किया डर्टी ट्रिक्स नहीं यूज करने को, उसे इलेक्शन में फोर्स करने को। एंग्री चेयरमैन बैक ने कप थ्रो किया उन पर। वो रश्ड फॉरवर्ड ग्रैब्ड बीक्स जियोन का कॉलर और वार्न किया कि उसका एरोगेंस अच्छा नहीं एंड होगा। बियोन ने यहाँ तक सस्पेक्ट किया कि थग जो उसे हैरास कर रहा है उसके फादर ने सेंट किया है। उसने अपने फादर को रिमाइंड किया कि उसके ग्रैंडफादर की वजह से वो प्रेसिडेंट रन कर सकता है। वेदर वो इलेक्टेड हो सकता है उसके रियल एबिलिटी पर डिपेंड करता है। स्पीकिंग के बाद उसने हीजू को पुल अवे किया। हीयू ने अपना हैंड फ्री करने की ट्राई की भी सायन ने नहीं लेट को किया और उसे बैक उनके होम ले गया। फिर उसे सबऑर्डिनेट से कॉल मिली और हीजू को अपस्टेयर्स जाने को बोला। कॉल ने रिवील किया कि नर्सिंग होम पर फाउंड टीथ फेक थे और ब्लड एनिमल्स से था। मीनवाइल हू ने अपनी डे के बारे में थॉट किया। वो फील अनश्योर और डिसाइड नहीं किया कि अदर थ्रेटनिंग कॉल करे। उसने थग का फोन रैप किया और ट्रैश में थ्रो किया। फिर साइन लैंग्वेज सेंटर के कॉलिग्स ने उसे गुड विशेस सेंड किया प्रेसिडेंट ऑफिस टेस्ट पास करने के लिए। बैक सायन डोर पर अपीयर हुआ और उसे सक्सेस विश किया, लेकिन हीजू वॉरिड फील की क्योंकि दोनों बिग और होंग फैमिलीज उसे डाउन लुक करती हैं और उसे रिवील नहीं करना चाहती। बैक सायन ने एनकरेज किया कहकर कि वो खुद के लिए लिव करे एट लीस्ट वंस। नेक्स्ट डे हीजू इंटरव्यू के लिए टाइम पर अराइव्ड इन द प्रेसिडेंट ऑफिस। बैक सायन ने उसके परफॉर्मेंस को वीडियो पर वॉच किया और नोटिस किया बिग प्रॉब्लम। सोन द एग्जामिनर्स को कॉल मिली टेस्ट वीडियो चेंज करने की। बैक सियन लुकिंग सीरियस भी एग्जाम रूम में आया। उसने फाउंड की हीजू ऑलमोस्ट सिमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन कर रही है। उसकी साइन लैंग्वेज उसके वॉइस से भी फास्टर थी। हीजू ने एक्सप्लेन किया कि उसने उसके वीडियोज के साथ कई बार प्रैक्टिस की है। बी सायन ने ऑर्डर दिया रैंडम वीडियोज ऑफ हिज स्पीचेज प्ले करने को। नो मैटर द वीडियो हीजू क्विकली और एक्यूरेटली ट्रांसलेट की। वो निकला कि वो ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बीइंग ए साइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर फॉर द गवर्नमेंट। उसने यहाँ तक स्टडी की बीन्स लिप मूवमेंट्स। बी सायन अभी भी डाउट्स रखता था। उसने डिसाइड किया कि स्पॉट पर टेस्ट करे, आस्किंग हर टू ट्रांसलेट उसके नेक्स्ट वर्ड्स इन रियल टाइम। उसने प्रॉब्लम स्कूप्स फेस के बारे में टॉक किया, हिंटिंग एट हिडन सीक्रेट्स बिटवीन देम। फीलिंग मिक्स्ड इमोशंस वो क्विकली रूम लेफ्ट। उसे याद आया हीजू ने बोला कि कोई उसके लिए बेहतर नहीं है जॉब के लिए, लेकिन उसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो उसे इतना वेल नो करती है। ऑन द अदर साइड हीजू को मैसेज मिला बैक सायन ने उसके फादर के लिए न्यू नर्सिंग होम ऑलरेडी फाउंड किया है। उसका फादर कीप रिपीटिंग बैक सायन वर्ड्स नो मैटर व्हाट हैपेंस वो प्रोटेक्ट हीजू और उसके डैड को। हीजू तब रियलाइज किया बैक सायन ने विजिट किया और यहाँ तक थॉटफुली कई डेली सप्लाईज ब्रॉट किए। वो मोर कंफ्यूज्ड हो गई कि बीक्स सायन क्या थिंकिंग है। एट नाइट बीक्स सायन सबऑर्डिनेट ने उसे फाइनल रिजल्ट्स ऑफ द साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर इंटरव्यूज दिए और आस्क किया कि क्या वो हीजू को लाइक करता है। उसने बोला कि एवरीवन पैशनेट हीजू को लाइक करता है। फिर बैक सायन फर्मली बोला कि वो भी उसे लाइक करता है। उसने हूँ की फोटो देखी और उनकी फर्स्ट मीटिंग याद की एट ए पार्टी। उसे फील आउट ऑफ प्लेस किया। वो फिश नहीं लाइक करता था, लेकिन उसकी मॉम ने स्कोल्ड किया रूड होने के लिए और फोर्स किया ईट करने को। हाउएवर वो वेरी हंग्री थी, लेकिन उसकी मॉम ने वार्न किया कि पुअर नहीं लगो और अपनी एलिगेंट सिस्टर से लर्न करो। बैक सायन ने कुछ फूड लिया और हीजू को एक कॉर्नर में ब्रॉट किया, लेटिंग हर ईट फ्रीली। उसने खुद इंट्रोड्यूस किया और हीजू ने अपना नाम उसके पाम में लिखा। फ्रॉम दैट मोमेंट उनकी कनेक्शन बिगन। जब ब्राइड चेंज्ड टू हीजू बैक सायन वेरी हैप्पी फील किया, लेकिन बिकॉज ऑफ रीजन वो शो नहीं कर सका। ऑन द अदर साइड हीजू एक्सीडेंटली लर्न की उसकी सिस्टर रिटर्न हो गई। उसे याद आया वेडिंग से नाइट बिफोर जब उसकी मदर ने बोला कि सिस्टर की जगह मैरी करो। वो भी थॉट ऑफ बियॉन्ड वार्निंग हर एट द वेडिंग टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ। वो हर्ली फाउंड द थग्स फोन इन द ट्रैश और कॉल्ड बैक सायन। उसने उसे परसुएड किया कि क्विकली डिवोर्स करे क्योंकि वो वॉरिड की उसकी सिस्टर की रिटर्न उसे ट्रबल में ड्रैग कर देगी। फिर लेकिन बैक सायन ने बोला कि उसने हूँ की सिस्टर से डील किया, एग्रीइंग कि वो उसकी वाइफ नहीं होगी। नेक्स्ट डे होंग फैमिली ने कंपनी एनिवर्सरी इवेंट होल्ड किया। हीयू नॉट ओनली अपनी मॉम से फिर स्कोल्ड हुई, लेकिन रेस्टरूम में अदर्स को मॉकिंग हर्ड किया। फीलिंग डाउन वो रूफटॉप पर गई और स्पेशल फोन से बैक सान को कॉल किया। अल्कोहल के इन्फ्लुएंस अंडर वो फॉरगॉट कि वो प्रिटेंडिंग टू बी द थग है और वीक और यूजलेस हीजू के बारे में टॉक किया। फॉर द फर्स्ट टाइम बैक सायन ने हीजू को फियर्सली डिफेंड किया। उसके लिए वो ग्लूमी नहीं, लेकिन एंजॉय क्वाइट ऑब्जर्विंग हर सराउंडिंग्स। वो मनी को सबमिट नहीं करती, लेकिन फैमिली लव के लिए अपनी मदर को गिव इन करती है। उसने उसकी अमेजिंग टैलेंट इन साइन लैंग्वेज भी मेंशन किया। टीयर्स रोल्ड डाउन हू के फेस। वो फर्स्ट टाइम थी कि उसने ऐसे प्रेज हर्ड की। नेक्स्ट मोमेंट बैकन रूफटॉप पर अपीयर हुआ, लेकिन हीजू नहीं जानती थी कि उसने उसका सीक्रेट ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया है। एट द पुलिस स्टेशन दो ऑफिसर्स ने हूँ की कंडीशन के बारे में आस्क किया, कहकर कि वो कार में फियर से शाउटिंग कर रही थी। बियॉन्ड शॉक्ड हो गया और पुलिस से वीडियो आस्क किया। वो अपने ईयर्स पर बिलीव नहीं कर सका। वो स्टेप द गैस पेडल अनकंट्रोलेबली। जब उसे रियलाइज हुआ कि ट्रू है, उसके आईज वेट हो गए। आफ्टर डिस्कवरिंग हिज म्यूट वाइफ कुड टॉक, बैक सायन ने डिसाइड किया कि अपनी मदर इन लॉ से आस्क करे उसके बारे में। इंस्टेड वो ओवरहेड उसकी स्कोल्डिंग हीजू। वो स्टार्ट टू सस्पेक्ट कि हीजू स्पीक नहीं कर सकती बिकॉज मिस्ट्रेस होंग ने थ्रेटन किया। बैक सायन ने मिस्ट्रेस होंग को वार्न किया कि हीजू को मिसट्रीट नहीं करे। फिर मिस्ट्रेस होंग सरप्राइज्ड हो गई। उसे रियलाइज हुआ बैक जियोन सीम टू केयर अबाउट हीजू। आफ्टरवर्ड्स बैक जियोन ने थग से कॉल रिसीव किया।
बाय चांस उसने लर्न की हूं कि कोर्ट रेस्टरूम में लेफ्ट हो गई और बैक सायन ने अपनी ब्रेकफास्ट में पूछा कि क्या येस्टरडे जो आदमी मिला वो ट्रस्टेड हो सकता है, लेकिन हीजू ने फोन पर टाइप किया वो एक अच्छा आदमी है। ये पढ़कर बैक सायन गुस्से में चला गया। हीजू फिर अपने मानसिक रूप से बीमार पापा से मिलने गई। पता चला कि मिस्ट्रेस होंग ने आदमी के मेडिकल खर्च का इस्तेमाल करके हीजू को पावर प्राप्त करने का टूल बनाया। इस बीच बैक सायन के अधीनस्थ ने निगरानी से कुछ संदिग्ध पाया। काले कपड़े वाले आदमी ने हूं की कार में बिना किसी कठिनाई के प्रवेश किया। बियोन समझ नहीं सका। उसने दिखावा किया कि किसी और के साथ हुआ और दोस्त से सलाह मांगी। दोस्त ने तुरंत कहा कि औरत का अफेयर है। बाद में हीजू ने बैक सायन को फोन किया थक बनकर दबाव डालने के लिए। बैक सान ने कहा कि 5 मिनट में वापस फोन करो। जब हीजू ने दोबारा फोन किया तो वो लगातार धमकी दे रही थी। अचानक उसने विस्फोट सुना। हीजू घर की ओर दौड़ी लेकिन बैक सायन उस रात वापस नहीं आया। अगले दिन खबरों ने बम विस्फोट की घटना की रिपोर्ट की। एक रहस्यमय आदमी ने बैक सायन के कार्यालय पर हमला किया। खबरों ने हीजू की धमकी की रिकॉर्डिंग भी चलाई। हीजू उलझन में पड़ गई। उसी पल बायन घर आया गंदा और थका हुआ। उसने हीजू को डाइनिंग टेबल पर उठाया और उसकी जांघ जांचना चाहा। हीजू ने रोकने के लिए संघर्ष किया, महसूस करते हुए कि उसके सामने वाला आदमी भयानक है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि बी सायन चुपचाप उसकी मदद कर रहा था। 3 साल पहले हूं की बहन ने बेक सान को धमकी दी थी कि अरेंज्ड मैरिज रद्द करो। उसने पूछा कि क्या हीजू एक प्लेबॉय से शादी करने वाली है। बहन ने पुष्टि की और व्यंग्य किया कि कोई माँ अपनी बेटी को ऐसे गड़बड़ में शादी नहीं करने देगी। बियोन ने जोर दिया कि शादी योजना के अनुसार हो, लेकिन हीजू के साथ दुल्हन के रूप में। शादी के 3 साल बाद बी सान ने पहली बार अपनी पत्नी के बेडरूम में कदम रखा। उसने उसकी स्कर्ट उठाने की कोशिश की जांघ जांचने के लिए, लेकिन वो कठिन संघर्ष करके रोक दिया। पिछली रात बायन को धमकी का फोन आया था, तभी उसके सहकर्मियों ने कार्यालय के बाहर शोर सुना। जब आदमी ने दरवाजा खोला तो पिज्जा डिलीवरी बॉक्स देखा। किसी के रिएक्ट करने से पहले वो विस्फोट हो गया, पूरे कार्यालय को नष्ट करके। बैक सायन अज्ञात समय के लिए बेहोश होने के बाद जागा। स्तब्ध होकर उसने अधीनस्थ से अस्पष्ट रूप से सुना कि सीन पर कोई नहीं मरा। निगरानी फुटेज में एक मास्क्ड और कैप्ड आदमी कैमरा का मजाक उड़ा रहा था। बैक सायन ने जल्दी फोन किया गार्डों से पुष्टि करने के लिए कि उन्होंने हीजू को सुरक्षित घर भेजा है। तभी वो राहत महसूस किया, लेकिन उसका एकमात्र क्लू हूं की जांघ की फोटो थी जो थग ने भेजी थी। वो संदेह करता था कि धमकियां उसकी पत्नी से जुड़ी हैं। वो घर दौड़ा, हीजू को पकड़ा और बेड पर फेंक दिया। जब उसने पूछा तो उसने थग को जानने से इनकार किया। उसने जांघ पर तिल जांचने का फैसला किया, पुष्टि करने के लिए अगर फोटो असली है। उसने उसे जोर से धक्का दिया और डांटा कि वो दोनों पीड़ित हैं। उसकी दयनीय अभिव्यक्ति देखकर उसे लगा कि उसने उसे गलत समझा। तभी उसका फोन बजा। हीजू से माफी मांगने के बाद वो अध्ययन कक्ष की ओर दौड़ा। नई जानकारी के अनुसार पिछले 6 महीनों में पास में कई आगजनी के मामले। बैक सान संदेह करता था कि अपराधी पुलिस को गुमराह करने के लिए अपराधों की नकल कर रहा था। वो यह भी मानता था कि हमलावर का एक साथी था, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही समय पर बम लगाकर और कॉल नहीं कर सकता। कॉल के बाद उसने हूं का फोन जांच के लिए ले लिया, संदेह करते हुए कि वो हैक हो गया था। उसे पता नहीं था हीजू उसके कॉल को सुन रही थी। इस बीच एक कैप पहने आदमी मछली काटते हुए सीटी बजा रहा था। वो विस्फोट के बारे में एक रहस्यमय व्यक्ति से घमंड कर रहा था, जो उसके संपर्कों में टीचर के रूप में सहेजा था। इस बीच बैक सायन हूं की जी सांग वू के साथ चैट इतिहास झांकने में व्यस्त था। उसने 2 की फोटो पाई जहां हीजू बहुत खुश लग रही थी, जिसने उसे ईर्ष्या कर दिया। उसने यह भी देखा कि उन्होंने उस रात डिनर के लिए योजना बनाई थी। इस बीच जियांग वू टीवी के लिए मिस्ट्री शो की योजना बनाने के लिए होस्ट यूरी के साथ काम कर रहा था। जियांग वू ने एक वास्तविक जीवन अनसुलझा मामला साझा किया। स्थान फोटो में अनाथालय था। 20 साल पहले अनाथालय एक गांव में था, एक विशाल हवेली के साथ। एक दिन जी सांग वू गलती से हवेली में घुस गया और वहां छुट्टी पर एक युवा मालिक से मिला। युवा मालिक के पास गांव के सभी बच्चों से ज्यादा खिलौने थे। वो खुशी से कुछ दिन खेले, लेकिन बाद में जी सांग वू ने वहां कुछ डरावनी चीज देखी और डर से भाग गया। हर कोई उत्सुक था कि क्या देखा, लेकिन काम छोड़ने का समय हो गया था। जी सांग वू ज्यादा कहे बिना चला गया, क्योंकि उसने हीजू के साथ डिनर की योजना बनाई थी। संयोग से यूरी उसी रेस्टोरेंट पर आई। उसने कहा कि वो अपनी आइडल के साथ खाने आई है, जो निकला बैक ऐसे। बैक सायन हीजू के साथ पहले काम करने का दिखावा करके उनकी टेबल ज्वाइन की। भोजन के दौरान जांग वू हीजू के प्रति बहुत देखभाल करने वाला था और साइन भाषा से बात की। बैक सायन ईर्ष्या महसूस किया और जियांग वू से हर चीज के बारे में पूछताछ शुरू की। हीजू असहज होकर रेस्ट रूम का बहाना बनाकर भागी। बैक सायन को तब उसके अधीनस्थ से फोन आया। पुलिस ने एक आग लगाने वाले को पकड़ा, लेकिन वो रहस्यमयी गुंडा नहीं था। आग लगाने वाले ने कहा कि उसने एक बार देर रात आवारा बिल्ली का घोंसला उड़ते देखा और दूर से एक संदिग्ध युवक को देखा। बायन ने युवक पर संदेह करना शुरू किया। फोन बंद करने के बाद हीजू ने उसे रोका। उसने बैक सायन पर फोन झांकने का आरोप लगाया, कहकर कि इसलिए वो इतने संयोग से मिले। वो उसके वरिष्ठ के प्रति उसके रवैये से भी परेशान थी। हीजू को आदमी का बचाव करते देख बियोन गुस्से में आ गया और कहा कि वो दूसरों पर बहुत आसानी से भरोसा कर लेती है। उसने याद दिलाया कि वो 20 साल से एक दूसरे को जानते हैं, फिर भी वो उसे बिल्कुल नहीं समझती। जाने से पहले बैक सेन ने जियांग वू से व्यवसाय
कार्ड मांगा। कार्यालय वापस उसने कार्ड अधीनस्थ को जांचने के लिए दिया। उन्होंने पाया कि जी सांग वू अपनी परफेक्ट बॉडी के वीडियो पोस्ट करने के लिए ऑनलाइन प्रसिद्ध था, विशेष रूप से महिलाओं में लोकप्रिय। बैक सायन ने कंप्यूटर बंद किया तिरस्कार से कहकर कि केवल उथले लोग दिखावे की परवाह करते हैं। उस रात हीजू घर ड्राइव करने वाली थी जब उसकी कार फिर नियंत्रित हो गई। रेडियो ने एक गाना बजाया जिसका नाम कॉल मी नाउ था। डरकर उसने सोचा गुंडा पास है। थोड़ी देर बाद सब कुछ सामान्य हो गया। वो घर दौड़ी, विशेष फोन निकाला, लेकिन बैक जियोन के कदमों की आवाज सुनी। उसने बियर और आइसक्रीम खरीदने का बहाना बनाकर जाने का। बियोन ने कहा घर रहो और खुद बाहर जाकर खरीद लाया। उसके जाने के बाद हीजू ने अपराधी के फोन से उसे फोन किया मांगते हुए कि तलाक दे। वो आगे पीछे बहस किए जैसे मेज पर सौदा कर रहे हों। बियोन ने संदेह किया कि गुंडे का असली निशाना हीजू है और कहा कि वो कभी उसे नहीं छोड़ेगा। हीजू को अजीब लगा कि वो उसके बारे में इतना परवाह करता है। जब बैक सायन लौटा उसने दृढ़ता से कहा कि तलाक नहीं देगा। हीजू ने सोचा कि उसने कुछ पता लगा लिया, लेकिन उसने समझाया कि वो तलाक नहीं चाहता क्योंकि प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। फिर उसने उसके होठों से बियर का झाग पोंछा, उसे उलझन में छोड़कर। उसने कहा कि प्रेसिडेंट कार्यालय साक्षात्कार के लिए अच्छी तैयारी करो। हीजू ने कहा कि अगर वो उसकी अनुवादक बन गई तो हर कोई उसके चेहरे और नाम को जान जाएगा, जो खतरनाक हो सकता है। बैक शॉन ने सोचा वो पास होने के बारे में बहुत आत्मविश्वासी है। हीजू ने कहा कि वो उसके हर अभिव्यक्ति के पीछे अर्थ अनुमान लगा सकती है, भले अनुभव की कमी हो। यह सुनकर बैक सान करीब झुका और पूछा कि अनुमान लगाओ वो क्या सोच रहा है। उस रात वो हूं के बिस्तर पर सोया। पहले हीजू ने विरोध किया, लेकिन कुछ चालों के बाद वो चुपचाप लेट गई। एक बार वो सो गई, बैक्स ने उसे कंबल से ढका और चुपचाप चला गया। अगले दिन वो दुःस्वप्न से जागी। उसे याद आया बचपन में एक कार दुर्घटना उसके सौतेले पिता के बच्चों के साथ। सौतेले पिता की बेटी बहरी हो गई, उसका बेटा मर गया और केवल हीजू ठीक थी। हूं की मां डर गई कि ये उसके धनी पति को क्रोधित करेगा। उसके क्रूर धमकियों के तहत हीजू ने बोलना बंद कर दिया। इस पल गुंडे ने हूं के पिता को ले लिया और उसे फोन किया। वो जानता था कि उसने विशेष फोन ले लिया और उसके बारे में पूछा। उसके पिता को बंधक देख हीजू ने कबूल किया कि वो तलाक चाहती है। गुंडे ने कहा कि उसका लक्ष्य उसके से मैच करता है। उसने उसे फोन इस्तेमाल करने की अनुमति दी, लेकिन कुछ रक्तरंजित दांतों से धमकी दी कि भाग मत जाना। हीजू घबराकर अस्पताल दौड़ी। सौभाग्य से उसका पिता सुरक्षित था और दांत उसके नहीं थे। जब वो जागा तो अपहरणकर्ताओं की बात दोहराता रहा, उसे फोन करने को कहता हुआ। पुलिस स्टेशन के रास्ते में पुलिस कार का रेडियो अजीब शोर कर रहा था। हीजू ने अचानक महसूस किया कि ये गुंडे का सामान्य चाल है। उसे रक्तरंजित दांतों का बैग याद आया, बीमार महसूस किया और उल्टी करने बाहर निकली। उसके दुखद जीवन के बारे में सोचकर यूं सोचा, जीने का क्या मतलब है। पुलिस ने रास्ता साफ किया। बैक्सायन अपनी कार से निकला और उसके पास चला। पुलिस ने उनके रिश्ते के बारे में पूछा। बैक्सियन ने छिपाया नहीं और कहा कि वो शादीशुदा है। पता चला कि उसे भी नर्सिंग होम से पहले फोन आया था, जानकर कि उसका ससुर गायब है, इसलिए वो मदद करने दौड़ा। हूं के पति के रूप में बी सान ने उसे ले लिया और 2 पुलिस अधिकारियों से कहा कि अभी के लिए गोपनीय रखो। कार में उसने कहा कि उसने अपना नंबर नर्सिंग होम पर छोड़ा था, इसलिए उन्होंने उसे फोन किया। वो योजना बना रहा था उसके पिता को नए नर्सिंग होम में ले जाने की। यह सुनकर हीजू पहली बार रो पड़ी। बीक सायन ने उसकी आवाज सुनी। वो पहले स्तब्ध फिर खुश। उस शाम उन्होंने बैक्सैन के माता पिता के साथ डिनर की योजना बनाई। उससे पहले बैक्सायन उसे दूसरे कमरे में ले गया। उसने समझाया कि पुलिस को अभी क्यों नहीं शामिल किया। वो संदेह करता है कि हीजू गुंडे के बारे में कुछ छिपा रही है। अगर पुलिस शामिल हुई तो उसके रहस्य उजागर हो सकते हैं। उसके भाव से बैक्सायन ने देखा कि वो कुछ छिपा रही है, लेकिन आगे नहीं पूछा बल्कि कहा कि डिनर से पहले अच्छे से आराम करो। बैक्सायन अपने माता पिता के पास आया और समझाया कि हीजू अच्छा महसूस नहीं कर रही। बोलने के बाद उसने अपने पिता की शिकायतों को नजरअंदाज किया और कहा कि मुद्दे पर आओ। जब हीजू जागी तो बहुत समय बीत चुका था। वो जल्दी नीचे आई, ससुराल वालों से माफी मांगी और बैक्सायन के बगल में बैठ गई। अध्यक्ष बैक उसके साथ नाखुश था। उसने गुस्से में कहा कि वो होंग अध्यक्ष से धोखा खा गया, दोषपूर्ण दूसरी बेटी से शादी करके बड़ी की बजाय। उसने हीजू को बेकार और बेकार कहा। बीक सायन ने ठंडेपन से दरवाजा खोला और कैमरा छीन लिया, किसी से जो गुप्त रूप से तस्वीरें ले रहा था। अध्यक्ष बेक चाहता था तस्वीरें प्रकाशित करके अपनी अभियान को बढ़ावा दे, उसके बेटे की स्थिति का उपयोग करके। B1 सायन ने अपने पिता को चेतावनी दी, गंदी चालें न चलाने की, उसे चुनाव में जबरदस्ती करने की। गुस्से में अध्यक्ष बैक ने कप फेंका उन पर। वो आगे बढ़ा, बीक्स जियोन का कॉलर पकड़ा और चेतावनी दी कि उसका घमंड अच्छा नहीं समाप्त होगा। बियोन ने यहाँ तक संदेह किया कि उसे परेशान करने वाला गुंडा उसके पिता ने भेजा है। उसने अपने पिता को याद दिलाया कि उसके परदादा की वजह से वो राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ सकता है। क्या वो चुना जा सकता है, उसके असली क्षमता पर निर्भर करता है। बोलकर उसने हीजू को खींच लिया। हीजू ने अपना हाथ मुक्त करने की कोशिश की, भी सायन ने नहीं छोड़ा और उसे उनके घर वापस ले गया। फिर उसे अधीनस्थ से फोन आया और हीजू को ऊपर जाने को कहा। फोन ने खुलासा किया कि नर्सिंग होम पर मिले दांत नकली थे और खून जानवरों का था। इस बीच हू ने अपनी दिन के बारे में सोचा। वो अनिश्चित महसूस की और फैसला किया कि कोई और धमकी भरा फोन नहीं करेगी। उसने गुंडे का फोन लपेटा और कचरे में फेंक दिया। फिर साइन भाषा केंद्र के सहकर्मियों ने उसे राष्ट्रपति कार्यालय
परीक्षा पास करने की शुभकामनाएं भेजी। बैक सायन दरवाजे पर प्रकट हुआ और उसे सफलता की कामना की, लेकिन हीजू चिंतित महसूस की क्योंकि दोनों बिक और होंग परिवार उसे नीचा देखते हैं और उसे उजागर नहीं करना चाहते। बैक सायन ने प्रोत्साहित किया कहकर कि वो कम से कम एक बार खुद के लिए जिए। अगले दिन हीजू साक्षात्कार के लिए समय पर पहुंची राष्ट्रपति कार्यालय में। बैक सायन ने उसके प्रदर्शन को वीडियो पर देखा और बड़ी समस्या नोट की। जल्द ही परीक्षकों को टेस्ट वीडियो बदलने का फोन आया। बैक सायन गंभीर दिखते हुए परीक्षा कक्ष में आया। उसने पाया कि हीजू लगभग एक साथ व्याख्या कर रही है। उसकी साइन भाषा उसके आवाज से भी तेज थी। हीजू ने समझाया कि उसने उसके वीडियो के साथ कई बार अभ्यास किया है। बी सायन ने उसके भाषणों के यादृच्छिक वीडियो चलाने का आदेश दिया। कोई भी वीडियो हो, हीजू ने जल्दी और सटीक अनुवाद किया। पता चला कि वो हमेशा सरकार के लिए साइन भाषा अनुवादक बनने का सपना देखती थी। उसने यहाँ तक बीन के होठों की गतिविधियों का अध्ययन किया। बी सायन को अभी भी संदेह था। उसने मौके पर परीक्षण करने का फैसला किया, उसे उसके अगले शब्दों का वास्तविक समय में अनुवाद करने को कहकर। उसने समस्याओं कूप के चेहरे के बारे में बात की, उनके बीच छिपे रहस्यों का संकेत देते हुए। मिश्रित भावनाओं से वो जल्दी कक्ष छोड़ गया। उसे याद आया हीजू ने कहा कि कोई उससे बेहतर जॉब के लिए नहीं है, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो उसे इतनी अच्छी तरह जानती है। दूसरी तरफ हीजू को संदेश मिला, बैक सायन ने उसके पिता के लिए नया नर्सिंग होम पहले ही ढूंढ लिया है। उसका पिता बैक सायन के शब्द दोहराता रहा, कोई भी हो वो हीजू और उसके पापा की रक्षा करेगा। हीजू तब समझी। बैक सायन ने दौरा किया और विचार पूर्वक कई दैनिक सामग्री लाया। वो और अधिक उलझ गई कि बीक्स सायन क्या सोच रहा है। रात को बीक्स सायन अधीनस्थ ने उसे साइन भाषा अनुवादक साक्षात्कार के अंतिम परिणाम दिए और पूछा कि क्या वो हीजू को पसंद करता है। उसने कहा कि हर कोई उत्साही हीजू को पसंद करता है। फिर बैक सायन ने दृढ़ता से कहा कि वो भी उसे पसंद करता है। उसने हूं की फोटो देखी और उनकी पहली मुलाकात याद की। एक पार्टी में उसे जगह से बाहर महसूस हुआ। वो मछली नहीं पसंद करता था, लेकिन उसकी मां ने असभ्य होने के लिए डांटा और जबरदस्ती खिलाया। हालांकि हूँ बहुत भूखी थी, लेकिन उसकी मां ने चेतावनी दी कि गरीब मत लगो और अपनी सुंदर बहन से सीखो। बैक सायन ने कुछ खाना लिया और हीजू को एक कोने में लाया, उसे स्वतंत्र रूप से खाने देकर। उसने खुद को परिचय दिया और हीजू ने उसकी हथेली में अपना नाम लिखा। उस पल से उनकी कनेक्शन शुरू हुई। जब दुल्हन हीजू में बदल गई, बैक सायन बहुत खुश महसूस किया, लेकिन कारणों से वो दिखा नहीं सका। दूसरी तरफ हीजू गलती से पता चला उसकी बहन लौट आई है। उसे याद आया शादी से रात पहले जब उसकी मां ने कहा कि बहन की जगह शादी करो। वो बियोन की चेतावनी भी सोची, शादी में खुद की रक्षा करने की। वो जल्दी कचरे में गुंडे का फोन ढूंढी और बैक सायन को फोन किया। उसने उसे मनाया कि जल्दी तलाक दे, क्योंकि वो चिंतित थी कि उसकी बहन की वापसी उसे फिर मुसीबत में डालेगी। लेकिन बैक सायन ने कहा कि उसने हूं की बहन से सौदा किया, सहमत होकर कि वो उसकी पत्नी नहीं होगी। अगले दिन होंग परिवार ने कंपनी वर्षगांठ आयोजन किया। हीयू न केवल अपनी मां से फिर डांटी गई, लेकिन रेस्ट रूम में दूसरों को व्यंग्य सुनाई दिया। नीचे महसूस कर वो छत पर गई और विशेष फोन से बैक सान को फोन किया। शराब के प्रभाव में वो भूल गई कि वो गुंडे का दिखावा कर रही है और कमजोर और बेकार हीजू के बारे में बात की। पहली बार बैक सायन ने हीजू का जमकर बचाव किया। उसके लिए वो उदास नहीं, लेकिन शांत निरीक्षण का आनंद लेती है। वो पैसे के आगे नहीं झुकती, लेकिन परिवार के प्यार के लिए अपनी मां को समर्पित हो जाती है। उसने उसकी साइन भाषा में अद्भुत प्रतिभा का भी उल्लेख किया। आंसू हूं के चेहरे से लुढ़क गए। वो पहली बार थी जब उसने ऐसी प्रशंसा सुनी। अगले पल बेकिन छत पर प्रकट हुआ, लेकिन हीजू नहीं जानती थी कि उसने उसका रहस्य पहले ही पता लगा लिया है। पुलिस स्टेशन पर दो अधिकारी ने हूं की स्थिति के बारे में पूछा, कहकर कि वो कार में डर से चिल्ला रही थी। बियोन स्तब्ध हो गया और पुलिस से वीडियो मांगा। वो अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सका। वो गैस पेडल अनियंत्रित रूप से दबाया। जब उसे पता चला कि सत्य है, उसकी आंखें गीली हो गईं। अपनी मूक पत्नी के बोलने का पता लगाने के बाद बैक सायन ने फैसला किया कि अपनी सास से पूछे इसके बारे में। इसके बजाय वो उसकी हीजू को डांटते सुन लिया। वो संदेह करने लगा कि हीजू बोल नहीं सकती क्योंकि मिस्ट्रेस होंग ने धमकाया था। बैक सायन ने मिस्ट्रेस होंग को चेतावनी दी कि हीजू को दुर्व्यवहार न करे। मिस्ट्रेस होंग आश्चर्यचकित हो गई। उसे पता चला बैक जियोन हीजू की परवाह करता लगता है। बाद में बैक जियोन ने गुंडे से फोन प्राप्त किया। संयोग से उसने पता चला हूं कि कोट रेस्ट रूम में छूट गई और देखा कि एलिवेटर टॉप फ्लोर पर रुका है। वो छत पर दौड़ा और हीजू को फोन आंसर करते पाया। वो घबरा गई और फोन हिट किया, लेकिन एक्सीडेंटली चेयर से गिर गई। बी सायन उसे पकड़ने दौड़ा। हीजू ने नर्वस होकर हिचकी ली। बी सायन उसकी आवाज सुनकर शॉक्ड हो गया और पूछा कि क्या वो अभी फोन पर बात कर रही थी। तभी उसके सबॉर्डिनेट का कॉल आ गया और हीजू ने मौके का फायदा उठाकर एस्केप कर लिया। सबॉर्डिनेट ने रिपोर्ट किया कि ठग की लोकेशन उसी होटल में है। हीजू पर डाउट करने के बजाय बैक सायन उसकी सेफ्टी को लेकर वॉरिड हो गया। वो सीढ़ियों से दौड़ता हुआ गया और तभी रिलैक्स हुआ जब उसने देखा कि वो सेफ है। घर लौटते समय वो हीजू की स्कर्ट उठाकर उसके पैरों पर पड़े स्कार्स देखने लगा। उसने कमेंट किया कि बचपन में डॉग अटैक होने पर भी उसने कोई आवाज नहीं निकाली थी। उसे हैरानी हुई कि वो कितनी देर तक साइलेंट रह सकती है। हीजू समझ नहीं पाई कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन उसे एक पुरानी याद आ गई। उसने सामने लिखा था कि उसका ड्रीम होस्ट बनना है, लेकिन उसकी मॉम ने उसे डांट दिया था। मिस्ट्रेस होंग ने उसे वार्न किया
था कि म्यूट बनकर प्रिटेंड करती रहो और यूजलेस चीजें मत करो। अपसेट होकर हीजू घर से बाहर भाग गई और एक बड़ा डॉग उसका रास्ता ब्लॉक कर रहा था। क्रिटिकल मोमेंट पर बैक्सियन ने उसे बचाया और कहा कि ऑपरेशन के खिलाफ स्टैंड लो, चाहे वो पेरेंट्स से हो या दूसरों से। उस रात दोनों अपने अपने थॉट्स की वजह से सो नहीं पाए। बायन पूछना चाहता था कि उसके पास कितने सीक्रेट्स अभी भी हैं, लेकिन वो सिर्फ उसका इमेजिनेशन था। वो हीजू पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहता था। नेक्स्ट डे उसने अपने सबॉर्डिनेट से पूछा कि क्या कपल्स एक दूसरे से सीक्रेट्स हाइड करते हैं। सबॉर्डिनेट ने कहा कि जब तक मनी नहीं छुपा रहे कोई बड़ी बात नहीं है, और भले ही कपल्स एक दूसरे के सीक्रेट्स जानते हों, प्रिटेंड नहीं करना चाहिए, स्पेस देना चाहिए। इसी बीच हीजू को प्रेसिडेंट ऑफिस से एक्सेप्टेंस लेटर मिला। उसके कॉलीग्स उसके लिए खुश थे और बोले कि फैमिली से शेयर करो, लेकिन हीजू सिर्फ बैक्सायन से ही कांटेक्ट कर सकती थी। उसने चैट खोली, कुछ टाइप किया और कई बार डिलीट किया, लेकिन गलती से हार्ट इमोजी भेज दिया। बैक्सायन ने मैसेज देखा और कंफ्यूज हो गया। उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और बार बार चेक किया। उसी समय उसके सबॉर्डिनेट ने 2 डे वर्कशॉप का सुझाव दिया। सबको लगा कि बैक्सायन रिफ्यूज करेगा, लेकिन उसने इस बार एग्री कर लिया। वो मीटिंग रूम जल्दी छोड़कर बाहर निकला, अपना फोन देखते हुए सीक्रेटली खुश, लेकिन साथ ही ये भी वॉरिड था कि रिप्लाई कैसे करे। आखिरकार उसने बस हीजू को इंटरव्यू पास करने पर कांग्रेचुलेट किया। हीजू हिम्मत नहीं कर पाई फोन देखने की, लेकिन जब देखा तो हल्का सा स्माइल किया। दूसरी तरफ जियांग वू नाउरी को शो के कंटेंट के लिए विला में ले गया। विला अबेंडन्ड और क्रिपी लग रही थी। वे एक स्केरी टॉय रूम में दाखिल हुए जहां यंग मास्टर ने कभी एक नाइफ से कैट को क्रूली किल किया था। जी सांग वू ने ये देखा था और डर के मारे भाग गया था, कभी वापस नहीं आया। फिर वो एडॉप्ट हो गया। कई बच्चे ऑर्फनेज से मिसिंग होने लगे। जी सांग वू इन मिसिंग बच्चों को विला ले गया था और उसे सस्पेक्ट था कि यंग मास्टर इन्वॉल्व था। गिल्टी फील करते हुए वो शो के जरिए केस सॉल्व करना चाहता था। नाउरी ने ये सुनकर बहुत सॉरी फील किया। उसने जियांग वू की जानकारी बायन से शेयर कर दी बिना परमिशन के, लेकिन जियांग वू ने बुरा नहीं माना, बल्कि वो अनईजी दिखा जब उसने सुना कि हीजू को प्रेसिडेंट ऑफिस में जॉब मिल गई है। इसी बीच बायन ने हीजू को नए जॉब के लिए बिजनेस आउटफिट गिफ्ट किया। फिर उसने उसे एक ड्रेस ट्राई करने को कहा, लेकिन हीजू ने मना कर दिया। वो कंफ्यूज हो गया। हीजू ने कहा कि फैंसी ड्रेसेस उस पर सूट नहीं करती और पहनने का कोई ओकेजन भी नहीं है। बैक्सायन ने सुझाव दिया कि सिंपल ड्रेस ट्राई कर ले। वेटिंग में उसे सबॉर्डिनेट का कॉल आया। न्यू एनालिसिस में पता चला कि वॉइस चेंजर एक वुमन ने यूज किया था। तभी हीजू ड्रेस पहनकर बाहर आई और बायन मेस्मेराइज्ड हो गया और कॉल काट दिया। फिर उसने हीजू से कहा कि वो उसे खुद को अंडर वैल्यू करने में मदद करना बंद करनी चाहिए। हीजू को समझ नहीं आया कि कैसे रेस्पॉन्ड करे। शॉप के बाहर हूं की सिस्टर इना उन्हें क्लोजली वॉच कर रही थी। उसके बाद हीजू ने बैक्सायन को डिनर इनवाइट किया। तभी जी सांग वू ने कांग्रेचुलेटरी मैसेज भेजा। बैक्सायन ने नोटिस किया और उसके फोन को घूरने लगा। हीजू जियांग वू का इन्विटेशन रिफ्यूज करना चाहती थी, लेकिन बैक्सान ने कहा कि एक्सेप्ट करो और बताया कि वो भी ज्वाइन करेगा। डिनर पर दोनों मैन आपस में आर्ग्यू करने लगे और हीजू ने उनकी कन्वर्सेशन रोक दी। जे सांग वू ने मेंशन किया कि कॉलेज में हीजू का ड्रीम होस्ट बनना था। वो पहली नजर में उससे ब्रॉडकास्ट रूम में ही फेल फॉर हर हो गया था। एन यूरी ने टीज किया कि शायद उनका रोमांटिक पाथ हो सकता है। बायन को गुस्सा आ गया और वो जियांग वू से फिर लड़ने लगा। हीजू उन्हें अवॉइड करने के लिए रेस्ट रूम चली गई। तभी उसे इना का मैसेज आया जिसमें उसने पूछा था कि वो कैसी है। हीजू नर्वस हो गई। जब वो वापस नहीं आई तो बैक्सायन उसे ढूंढने निकला। स्ट्रीट पर उसने दोनों सिस्टर्स को देखा और यंग हीजू और इना को याद किया, जब वो अक्सर इना को ट्यूटोर करता था और हीजू साइड में बैठकर मैसेज पास करती थी। काइंड हीजू उसकी हार्श स्कोल्डिंग को भी एनकरेजमेंट में बदल देती थी। तभी हीजू ने बैक्सायन को कॉल किया, फिर से थक बनकर प्रिटेंड करते हुए। बैक्सायन ने अपना गेस शेयर किया। सालों पहले चेयरमैन होंग का बेटा कार एक्सीडेंट में डाइड हो गया था। उसकी बेटी ने सुनने की क्षमता खो दी थी, लेकिन हीजू फाइन थी। मिस्ट्रेस होंग ने ब्लेम के डर से हीजू को बोलने में असमर्थ होने का प्रिटेंड करवाया था। हीजू शॉक्ड हो गई कि उसने सब पता लगा लिया और वो सोचने लगी कि वो उसके बारे में इतना केयर क्यों करता है। अचानक एक कार बैक्सायन की तरफ स्पीड से आई। हीजू ने उसका नाम चिल्लाया और उसे धक्का देकर बचा लिया। हु के वुंड ट्रीट करने के बाद बैक्सायन ने सावधानी से पूछा कि क्या उसने पहले बात की थी। जब हीजू ने फिर डिनाई किया तो उसने उसे एनकरेज किया कि अपने ट्रू सेल्फ बनो। नेक्स्ट डे हीजू ने ऑफिशियली वर्क स्टार्ट किया। बैक्सान ने वर्क का बहाना बनाकर उसके साथ प्राइवेट में साइन लैंग्वेज सीखना शुरू किया। वो ज्यादा टाइम साथ बिताने लगे। इवनिंग में टीम ने न्यू एम्प्लॉय को वेलकम करने के लिए डिनर रखा। बियोन ने अपना फ्रेंडली साइड भी दिखाया। जब हीजू रेस्ट रूम गई उसे थग के यस्टरडे वाले कॉल की याद आई। पता चला कि बैक्सायन को जो कार ऑलमोस्ट हिट करने वाली थी वही थग ड्राइव कर रहा था। थग ने हीजू को वार्न किया कि जल्दी डिवोर्स करो वरना उसकी ट्रू आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी। हीजू ट्रबल्ड फील करने लगी, अनश्योर कि क्या बैक्सान को सच बताए या नहीं। मीनवाइल टीम ने वॉइस चेंजर से रियल वॉइस रिस्टोर की। बी सान ने सुना और रियलाइज किया कि वॉइस हीजू जैसी लगती है। उसने सबॉर्डिनेट को कहा कि रिकॉर्डिंग को कार के डैश कैम ऑडियो से कंपेयर करो। उस रात बीक्स सायन बहुत ड्रंक हो गया। हीजू उसे घर ले जाने में मदद करने लगी, लेकिन वह एक्सीडेंटली गिर गई और दोनों का किस हो गया। तभी बैक्सायन उठ गया। उसका माइंड ब्लैंक था और उसने अपना फोन नहीं देखा जिसमें
जिसमें सबऑर्डिनेट का मैसेज आया था कि दोनों वॉइसेज 99.99% मैच है। नेक्स्ट मॉर्निंग बैकसायन सोरे आर्म्स के साथ उठा। उसने सिर घुमाया और हीजू को अपने आर्म्स में देखा। वो केयरफुली हटने लगा ताकि वो जागे नहीं, लेकिन हीजू ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। दोनों जल्दी से उठे, शाई फील कर रहे थे। 3 साल की मैरिज के बाद ये उनका पहला इतना क्लोज मोमेंट था। बायन ब्लश्ड हो गया, लेकिन उसे पिछली रात कुछ याद नहीं था। उसे ये भी याद नहीं था कि उसने हीजू से अपने फीलिंग्स कॉन्फेस किए थे, लेकिन हीजू बहुत हैप्पी थी और उस पर लीन होकर उठना नहीं चाहती थी। ब्रेकफास्ट के दौरान बियोन कोशिश कर रहा था समझने की कि लास्ट नाइट क्या हुआ। हीजू शाई होकर पूछती है कि क्या वो सब कुछ जानना चाहता है। जैसे ही बीक्स सायन एंग्जियस होकर इंतजार कर रहा था, उसका फोन बजा। उसे सबऑर्डिनेट का मैसेज दिखा। थग जो कॉल कर रहा था वो हीजू है। टीम की रिसर्च में पता चला कि पहला कॉलर बॉम्बिंग और नर्सिंग होम इंसिडेंट दूसरों ने किया, लेकिन हीजू उनकी एक्कोम्प्लिस नहीं हो सकती थी। फर्स्ट टाइम बैकसान को डिफीटेड फील हुआ। वो हमेशा सोचता था कि वो शांत रहकर ट्रैप्स अवॉइड कर सकता है, लेकिन इस बार सारे क्लूज के बावजूद वह यकीन नहीं करना चाहता था। हीजू की रिसेंट प्रोवोकेशंस को सोचकर वो खुद को रोक नहीं पाया। साइन लैंग्वेज क्लास के दौरान एंग्री बीक्स सायन ने लेसन बदल दिया। उसने इंसिस्ट किया कि आई फॉरगिव यू योर सिंस कैसे कहना है। कुछ कोशिशों के बाद उसकी पेशेंस खत्म हो गई। फॉरगिवनेस आसान नहीं था। बीन ने मटेरियल्स उठाए और जल्दी में निकल गया। अचानक एक पेपर गिरा। वो साइन लैंग्वेज थी जो हीजू उसे सिखाना चाहती थी। दूसरी ओर मिस्ट्रेस बैक उदास होकर ड्रिंक कर रही थी। 20 साल पहले इसी दिन उसने अपने बेटे को उसी विला में लॉक किया था अपने फादर इन लॉ के फैसले के कारण। वो अभी तक इसे भूल नहीं पाई थी। मीनवाइल इना ने एक और मैसेज भेजा। हीजू उसे अवॉइड नहीं कर पाई और मिलने गई। इना अब सर्जरी से अपनी सुनने की शक्ति वापस पा चुकी थी। उसने हीजू से कहा कि म्यूट बनने का प्रिटेंड करना बंद करो। वो पहले से सच जानती थी। उस वक्त वो चाहती थी कि कोई उसके जैसा अनलकी हो, इसलिए उसने हूं के एक्शंस अलाउ किए। हीजू ये एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं कर पाई और गुस्से में निकल गई। गिल्टी महसूस कर रही इना ने दूसरा मैसेज भेजा। वेडिंग के एक रात पहले वो रनअवे हो गई थी और बियोन ने हीजू को सब्स्टिट्यूट ब्राइड चुना। हीजू इस अनप्रिडिक्टेबल आदमी से डरने लगी। मीनवाइल बैकसायन हीजू के रूम में क्लूज सर्च कर रहा था। जब हीजू घर लौटी और अपने कमरे में लाइट्स ऑन देखी, वो जल्दी अंदर गई। बीसान ने झूठ कहा कि वो अपना फोन ढूंढ रहा है। हीजू ने उसका नंबर कॉल किया और फोन बाहर बजने लगा। अचानक बायन को सेक्सी ड्रेस दिखी और उसने उसे टीज करने की कोशिश की, लेकिन एक्सीडेंटली वो उसके साथ बेड पर गिर गया। ये फेमिलियर सीन देखकर उसे पिछली रात की किस याद आई। वो शाई होकर हीजू को पुश करके बाहर भाग गया। 10 बजे थग का यूजुअल कॉल आया। बीसायन को अब पता था कि कॉलर हीजू है, इसलिए उसने सजेस्ट किया कि वो बारी बारी से सवाल पूछें और ईमानदारी से उत्तर दें। कुछ सवालों के बाद हीजू के डाउट्स क्लियर हो गए। चाइल्डहुड से बैकसायन को नाइटमेयर्स आते थे और वो रात में सो नहीं पाता था, इसलिए वह अक्सर वॉक्स पर जाता था। जब भी वो हीजू को मेहनत से साइन लैंग्वेज सीखते देखता तो उसे शांति मिलती थी। बैक जियोन जानता था कि हीजू चेयरमैन होंग की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। उसकी पेनफुल लाइफ से एस्केप में मदद करने के लिए उसने उसे अपनी वाइफ चुना। वह हीजू के थॉट्स नहीं समझ पाता था, इसलिए उसने अपने इमोशंस होल्ड बैक किए और डिस्टेंट रहा, लेकिन इससे हीजू और सैड हो गई। अब बियोन ने डिसाइड किया कि वह अपने ट्रू हार्ट से उसे वापस जीतना चाहता है। नेक्स्ट डे उसने सबके लिए लंच बॉक्सेस ऑर्डर किए। अंदर का खाना हार्ट शेप्ड था। एक मेल कोलीग को हीजू के पास देखकर वो जेलस हो गया। उसने कार सिकनेस का बहाना करके उस आदमी को लीव पर भेज दिया। हीजू कंफ्यूज्ड हो गई। मीनवाइल प्रोड्यूसर ने जी गैंग वू की स्टोरी शो में शेयर करने से मना कर दिया। उन्हें ऑर्फनेज जाना पड़ा और क्लूज ढूंढने पड़े। बच्चों ने जानबूझकर नाउरी को जी सांग वू की अगली फोटो दिखाई। एक ग्रुप फोटो एक्सीडेंटली गिर गई। जी सांग वू को 3 मिसिंग किड्स याद थे, लेकिन किड्स ने कहा कि 4 मिसिंग थे। चौथा बॉय ओल्डर ट्विन था। उसी समय थग को मैसेज मिला कि उस दिन एक्ट करना है। बीसायन को कोई आइडिया नहीं था कि डेंजर आ रहा है और वह हैप्पीनेस में खोया हुआ था। इवेंट शुरू हुआ। बैकसायन ने हीजू के साथ टीम अप करने के लिए वॉलंटियर किया। हीजू ने फिर कंप्लीटली डिफरेंट साइड शो की। उसने बैकसायन को लीड करके पहला गेम ग्रेट टीम वर्क से जीत लिया। उन्होंने 3 लेग्ड रेस भी जीती। बैकसायन ने खुशी से अपनी वाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए लिफ्ट किया। सारे कोलिग्स शॉक्ड थे। विनर होने के नाते बैकसायन ने प्राइज के रूप में हीजू के साथ फोटो चुनी। बाद में सब साथ में हाइक पर गए। वहां बैकसायन ने हीजू का ध्यान रखा, डरते हुए कि वो कोल्ड महसूस करे। उसने उसे अपनी जैकेट दी। माउंटेन टॉप पर ग्रुप फोटो ली गई। अचानक कुछ टूरिस्ट्स ने बैकसायन को पहचान लिया और उससे फोटोज मांगे। हीजू रेलिंग के एज पर पुश हो गई और एक स्क्रीम के साथ क्लिफ से गिर गई। बैकसायन बेहद एंग्शियस हो गया। रात ढली और हीजू कोमा से जागी। उसे याद आया कि किसी ने उसे पुश किया था। वो स्केयर्ड हो गई और हेल्प के लिए कॉल करना चाहती थी, लेकिन उसका फोन टूट चुका था। लकीली थग का फोन अभी भी काम कर रहा था, लेकिन वो मॉडिफाइड था। 911 या इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल नहीं कर सकता था, सिर्फ बीसायन को कर सकता था। बीसायन को थग का कॉल मिला और वो चिल्लाया, फिर तुरंत प्रिटेंड किया कि वो थग से पूछ रहा है कि हीजू कैसी है। हीजू ने कहा कि आओ और अपनी वाइफ की बॉडी ले जाओ। बैकसायन ने जानबूझकर मेंशन किया कि उसके बैग में फ्लेयर है। उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके हीजू ने अपनी लोकेशन दी। फायरवर्क्स देखने के बाद बैकसायन ने हीजू को एनकरेज किया और तेजी से उसके पास भाग
भागा। मौत के करीब हिजू बैक सायन के बारे में सोच रही थी। बचपन में जब हर कोई उसे इग्नोर करता था, बीक्स सायन उसके पास आता था। जब वो डरती थी, बीक्स सायन उसकी रक्षा करता था। अब भी बिना कुछ कहे वो उसके साथ था। उसे रिग्रेट हुआ कि वो इतनी ब्रेव नहीं थी कि उसे बता सके कि वो उसे लव करती है। इसलिए जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने बेग्ड किया कि लीव मत करो। ये पहली बार था कि हिजू को बैक सायन की जरूरत थी और पहली बार उसने उसकी आवाज सुनी। उसके फीलिंग्स मिक्स्ड थे। हिजू धीरे धीरे जागी और रियलाइज किया कि उसका सीक्रेट अब छिप नहीं सकता। लेकिन बैक सायन ने उससे कॉन्फ्रंटेशन नहीं की, जिससे उसे लगा कि शायद वो डिवोर्स मांगेगा। उसे लगने लगा कि उसे फॉरगिवनेस के लिए बेग करना पड़ेगा। जब वे दोबारा मिले, उसमें इतना करेज नहीं था कि वो बोले। उसकी साइलेंस देखकर बैक सायन ने रियश्योर किया। उसने कहा कि उसे पहले से पता है कि हिजू बोल सकती है, लेकिन उसने उसे एक्सपोज नहीं किया और प्रिटेंड किया कि वो थग है, बल्कि उसने एक्सक्यूजेस बनाकर उसे कवर किया। जब हिजू कॉन्फेस करने लगी, उसने उसे रोक दिया। बी सान ने कहा कि हॉस्पिटल रूम में रहो और रेस्ट करो, जबकि वो ऑनलाइन रूमर्स संभालेगा। प्रेस में खबर फैल रही थी कि किसी ने प्रेसिडेंशियल स्पीच डिपार्टमेंट से क्लिफ से गिरकर इंजरी ली। बैक जियोन के फादर ने इसे पॉलिटिकल परसिक्यूशन केस बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने गुंडों को कॉन्डेम किया ताकि वह बैक सायन को अपनी कैंपेन में ले सके और अपोनेंट को ब्लेम कर सके। लेकिन उसने बायन को अंडर एस्टिमेट किया। बायन ने डिपार्टमेंट को कहा कि विक्टिम की आइडेंटिटी हाइड करो और उसने अपने पिता को वार्न किया कि रुक जाए वरना वो सामने लड़ाई करेगा। चेयरमैन बैक फ्यूरियस हो गया और उस पर चिल्लाया, याद दिलाते हुए कि किसने उसे उसकी आइडेंटिटी दी थी। पता चला कि बैक सायन भी एक रिप्लेसमेंट था। बचपन में उसे मजबूरन किसी और की आइडेंटिटी लेनी पड़ी थी, लेकिन यह कभी उसकी इच्छा नहीं थी। लिस्टेड फ्राइड चिकन और केक पर उसने सबको रिजेक्ट कर दिया कि ये अनहेल्दी है। आखिर में उसने उसके लिए कुछ फ्रूट खरीदे। जब वो नॉर्मली बोली तो उसे अजीब लगा, आदत नहीं थी। उसने उसे कहा कि वो हॉस्पिटल रूम में उसके साथ रहेगा जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हो जाती। हिजू बहुत नर्वस महसूस कर रही थी, खासकर जब उसने उसे शावर लेते सुना। उसके दिमाग में अजीब अजीब बातें आने लगीं, पर असल में वो बस पानी का टेम्परेचर सेट कर रहा था ताकि उसकी हेयर वॉश करवा सके। हेयर ड्राई करने के बाद उसने ध्यान से कंघी की। उसके स्कार्स देखकर बैक्सन ने माना कि उसे पछतावा और गिल्ट है कि वो उसे बचा नहीं पाया। वो उसे उठाकर बेड पर लिटाता है, ब्लैंकेट ओढ़ाता है और धीरे से कहता है, गुड नाइट। हिजू को महसूस हुआ कि उसका चेहरा गर्म हो रहा है और दिल तेज धड़क रहा है। जब वो उठी तो बैक सायन वहां नहीं था। उसने कॉल किया पर उसने उठाया नहीं। थोड़ी देर बाद उसने मैसेज किया कि वो उसकी कॉल का वेट कर रहा था। क्योंकि 10 बजने वाले थे, हिजू ने थग का फोन यूज करके उसे कॉल किया। उसकी उम्मीद के उलट बैक सायन फ्लर्टी टोन में बात करता है। उसकी उम्र गेस करता है, पूछता है वो कितनी खूबसूरत है और उसका फिगर तक इमेजिन करता है, उसे चिढ़ाते हुए। हिजू बहुत गुस्सा हो गई। थोड़ी देर बाद बैक सायन सीरियस हो जाता है। उसे पता था कि हिजू थग्स के साथ नहीं है। उसने उससे रिक्वेस्ट की कि वो उसके साथ टीम अप करे ताकि वो उन्हें पकड़ सके और अपनी वाइफ को ढूंढ सके। उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो हिजू के दर्द का बदला थग्स से 100 गुना लेगा। फिर उसने हिजू से पूछा कि उसके पास कौन कौन से क्लूज हैं। बैक सायन ने सबका ध्यान अपने ऊपर ले लिया क्योंकि हिजू के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी सिवाय उसके पीछे। उसने बताया कि क्लिफ से गिरना कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक प्लान्ड मर्डर था। उसने झूठ बोला कि वो विक्टिम है और उसे 2 हफ्तों से थ्रेट किया जा रहा है। ये किसी पॉलिटिकल इलेक्शन परसिक्यूशन से जुड़ा नहीं था। सीसीटीवी फुटेज और हिजू के डिस्क्रिप्शन से उसने सस्पेक्ट का स्केच शेयर किया। एक सस्पेक्ट जिसकी एक आंख का रंग अलग था, एक अजीब सी स्मेल, एक्साइटेड होने पर हकलाना और एंगर इश्यूज। बैक सायन ने पुलिस से प्रोटेक्शन मांगा और बताया कि क्रिमिनल 1 से ज्यादा है। यह सब देखकर थग गुस्से में पागल हो गया। उसने अपने टीचर को मैसेज किया कि हिजू को उसने ही धक्का दिया था, लेकिन अब उसका चेहरा पब्लिक हो गया है। उसने पूछा कि हिजू को क्यों टारगेट किया गया जब बैक सायन उनका गोल था। टीचर ने कहा हिजू डिवोर्स नहीं करेगी और वो चाहता था कि बैक सायन भी वही दर्द महसूस करे, किसी की खोने का दर्द। फिर उसने थग को फोन वापस लेने का ऑर्डर दिया। न्यूज देखकर हिजू बैक सायन को लेकर टेंशन में आ गई। थग ने मैसेज किया कि फोन दे दो, वो जल्द पहुंच रहा है। डोर की आवाज सुनकर हिजू डर गई। वो जाकर दरवाजा ब्लॉक करती है और लॉक कर देती है। नॉकिंग चालू रहती है। वो डरने लगी। तभी उसे बैक सायन की आवाज सुनाई दी और वो संभली। वो रोते हुए उसे हक करती है और बेहोश हो जाती है। हिजू के उठते ही बैक सायन ने पूछा क्या हुआ। हिजू ने कुछ नहीं बताया, बस पूछा कि क्या वो डर गया था। वो बेड पर चढ़कर उसे अपनी बाहों में लेता है और कहता है, मुझे डर नहीं लगता, न ही कोई पछतावा है, आराम करो। पर हिजू सो नहीं पाई। रात 10 बजे के करीब वो कमरे से बाहर निकली और थग के फोन से बैक सायन को कॉल किया। उसने पूछा कि वो उसे कब पकड़ेगा और मिलने का प्लान बनाया। वो जानती थी कि उससे मिलकर बैक सायन को दर्द होगा, लेकिन वो अब भागना नहीं चाहती थी। वो उसके साथ फेस करना चाहती थी। जब उसने दरवाजा खोला, बैक सायन गायब था। उसने कॉल किया और उसने कहा, अम्यूजमेंट पार्क आ जाओ। जब हिजू बच्ची थी तो अम्यूजमेंट पार्क जाते हुए उसका एक्सीडेंट हुआ था। तब से अम्यूजमेंट पार्क उसके घर में फॉरबिडन वर्ड था। बैक सायन तुरंत नहीं आया। उसने पहले उसे कैरोसेल राइड कराने को कहा, फिर आइसक्रीम और फिर टावर पर मिलने को। तब हिजू को समझ आया, बैक सायन सब कुछ पहले से जानता था। फिर भी वो उसे गहराई से प्यार करता था। उसने अम्यूजमेंट पार्क इसलिए चुना क्योंकि उसने हिजू की एक पुरानी
चाइल्डहुड फोटो देखी थी जिसमें हिजू अम्यूजमेंट पार्क को बहुत पसंद करती थी एक्सीडेंट से पहले। अब दोनों खुले दिल से बात करने लगे। माहौल पहली बार इतना वार्म था। हिजू ने कहा कि घर पहले एक टूटा फूटा ठंडा सा घर लगता था। दोनों बात नहीं करते, आंखों में आंखें नहीं मिलाते, अलग बिस्तरों पर सोते थे। लेकिन बैक्सायन के लिए हर दिन काम से लौटने पर उसकी प्यारी पत्नी घर पर होती थी। बस यही उसके लिए घर को सूरज जैसा वार्म बना देता था। फिर बैक्सायन ने सीरियस बात की। उसके पास एक डेंजरस प्लान था और कुछ सीक्रेट्स सही समय पर ही बता सकता था। अचानक उसने हिजू के सेक्सी ड्रेस के बारे में पूछ लिया। हिजू तुरंत उठ गई उसे रोकने के लिए। उसे अभी भी यकीन नहीं था कि बैक्सायन उसकी सच्चाई चुपचाप स्वीकार कर चुका है और उसकी झूठ को माफ कर चुका है। बैक्सायन ने उसे चुपचाप हक किया। उसे भी डर था कि हिजू उसकी सच्चाई स्वीकार करेगी या नहीं। उधर थग गुस्से में पागल हो चुका था। अब वो सिर्फ फोन नहीं चाहता था, वो बैक्सायन की हर चीज छीनना चाहता था। उसने चेयरमैन बैक को फ्यूनरल रीथ भेजे। मैसेज में लिखा था, मुझे पता है बैक्सायन ने क्या किया है। इधर हिजू उठी। वो बैक्सायन के कमरे गई पर वो गायब था। जिस नंबर पर उसने कॉल की वो डिस्कनेक्टेड था। वो रोते हुए डरावने सपने से जाग उठी। सब कुछ उसे अवास्तविक लग रहा था। घबराते हुए उसने बैक्सायन का दरवाजा खोला। सौभाग्य से वो सो रहा था। उसने धीरे से उसका चेहरा छुआ। वो जाग गया और हिजू डरकर हटने लगी। बैक्सायन ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। 3 साल में उसका पहला डे ऑफ था। वो उससे दूर नहीं होना चाहता था। उसने पूछा कि हिजू क्या करना चाहती है। हिजू ने कहा कि कभी कभी वो इमेजिन करती है कि दोनों नॉर्मल कपल्स की तरह हों, पिकनिक करें, साथ चलें। ये सुनकर बैक्सायन ने उसे कसकर हक किया। तभी एक फोन कॉल माहौल तोड़ देती है। सबॉर्डिनेट ने अर्जेंट ऑफिस बुलाया। वहां पहुंचकर पता चला कि ये फॉल्स अलार्म था। सबॉर्डिनेट उसे कंफर्ट करना चाहता था। इतने में असिस्टेंट दौड़ता आया। उसे थग का एड्रेस मिल गया था। बैक्सायन ने जगह को तुरंत पहचान लिया। उधर हिजू को थग से मैसेज मिला कि वो बैक्सायन के बारे में सिर्फ 1% ही जानती है। मैसेज में एक वीडियो था। हिजू बैक्सायन को कॉल करना चाहती थी पर उसने नहीं किया। वो जांगवू से मिलने गई। ऑर्फनेज डिसअपीयरेंस केस के बारे में। उधर बैक्सायन एक अबैंडन्ड विला पहुंचा। अंदर उसे प्रोजेक्टर पर वही वीडियो दिखा जो थग ने हिजू को भेजा था। अचानक स्क्रीन बदली। यू डिड इट, यू किल्ड देम। फिर जल्दी से वैरायटी शो क्लिप पर शिफ्ट हो गया। बैक्सायन ने देखा कि वीडियो के नीचे ऑर्फनेज के मिसिंग केस की न्यूज थी। तभी बाहर कार की आवाज आई। जी सांगवू हिजू के साथ वहां पहुंचे थे। उसने पूछा कि हिजू इस केस में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है, पर उसने कुछ नहीं बताया। उसने बताया कि बैक्सायन भी इस केस में बहुत दिलचस्पी ले रहा है। देर हो रही थी इसलिए उसने कहा कि कल चेक करेंगे। बैक्सायन ने उन्हें जाते देखा और तुरंत हिजू को कॉल किया पर उसने नहीं उठाया क्योंकि जी सांगवू साथ था। बैक्सायन ने कहा था एक्टिंग जारी रखने को जब तक थग पकड़ा नहीं जाता। अचानक जी सांगवू ने कहा, कॉल उठा लो, मुझे पता है तुम बोल सकती हो। तभी बैक्सायन ने कार का हॉर्न तेज तेज बजाना शुरू कर दिया। उसे जी सांगवू पर शक था कि हिजू खतरे में है। वो तेजी से कार लेकर उनके सामने आकर रुकता है। हिजू बाहर निकलने की कोशिश करती है पर जी सांगवू उसे रोकता है। उसके लिए बैक्सायन का रिएक्शन भी उतना ही खतरनाक था। फिर भी हिजू कार से उतर गई। बैक्सायन ने जी सांगवू को चेतावनी दी कि हिजू से दूर रहे। जी सांगवू ने पूछा कि उसे क्या हक है ये कहने का। बैक्सायन को शक था कि इतनी बार उसका आना कोई इत्तेफाक नहीं। उसके आने के साथ ही धमकियां क्यों बढ़ी। फिर उसने हिजू से पूछा कि वो वहां क्यों आई थी। हिजू ने उसे थग का मैसेज दिखाया। बैक्सायन ने पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, क्या तुम डरी हुई थी। जब उसने हाँ कहा, बैक्सायन को लगा वो उसकी असली पहचान से डरती है और उसकी सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रही। हिजू ने बताया कि पहले उसे डर था कि उसकी थग एक्टिंग पकड़ी जाएगी और वो भागना चाहती थी। वो डरती थी कि बैक्सायन भी उसे छोड़ देगा अगर उसका सच सामने आ गया। इसलिए उसने उससे सवाल नहीं किया। उसने कहा, मैं इस फीलिंग को दूसरों से ज्यादा समझती हूँ। पूरा दिन मैं डरती रही कि मेरी मेहनत से मिली खुशी कहीं सपना न बन जाए। ये सुनकर बैक्सायन का दिल टूट गया। उसने उसे अपने करीब कर लिया। हिजू ने कहा, अब कोई सीक्रेट मत छुपाना, मैं सब स्वीकार कर लूंगी। बैक्सायन ने सच नहीं बताया, बस इतना कहा, मैं अपनी सारी आइडेंटिटीज छोड़ दूंगा पर तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। दोनों फिर से कसकर गले मिले। इना अपने पिता से सच जानना चाहती थी। शादी से एक रात पहले उसे एक डॉक्यूमेंट मिला। रिपोर्ट में लिखा था कि बैक्सायन और उसके पिता बायोलॉजिकली रिलेटेड नहीं है। उसने शक किया कि ये उसके पिता का काम है और उसका शक सही निकला। उस रात चेयरमैन हांग बेक के पेरेंट्स से मिले और उन्होंने दुल्हन बदलने की मांग की। शुरुआत में कपल ने मना कर दिया लेकिन चेयरमैन हांग ने उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाया। उसमें लिखा था कि बेक फैमिली को चेयरमैन हांग की हर रिक्वेस्ट माननी होगी। ये कॉन्ट्रैक्ट उनके पिता ने घुटनों पर बैठकर साइन किया था। इसलिए कपल के पास दुल्हन बदलने के अलावा कोई चारा नहीं था। इना को ये भी पता चला कि उसके बचपन का कार एक्सीडेंट बेक फैमिली से जुड़ा हुआ था। चेयरमैन हांग ने पुराने मामले पर बात करने से बचा लिया और सीधे हिजू की बात छेड़ दी। जब इना को पता चला कि हिजू को भी गुंडों ने धमकाया था तो वो बहुत परेशान हो गई। उधर बेक कपल का इंटरव्यू चल रहा था। अंत में मिस्ट्रेस बेक ने कुछ बातें बैक्सायन के बारे में कही। सालों पहले अपने बेटे के एंटी सोशल बिहेवियर के कारण उन्हें उसे बंद करके रखना पड़ा था। वो हमेशा कहती थी कि ये सब उसकी सुरक्षा के लिए किया गया था। अब उन्होंने कहा कि वो उसे फिर से प्रोटेक्ट करेंगी जैसे तब किया था। इस बीच बिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने गुंडों द्वारा भेजा गया वीडियो दिखाया।
दिखाया और लोगों से उसकी मीनिंग समझने में मदद मांगी। उसने वादा किया कि जो भी इसका जवाब ढूंढेगा उसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मिलेगा। हु इवेंट के दौरान ली गई फोटोज देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू भर आए। हर फोटो में बेक सायन की नजरें सिर्फ उसी पर थी। उसने उसकी गहरी मोहब्बत महसूस की। तभी प्रेसिडेंट के ऑफिस को एक टिप मिली। किसी ने कहा कि वो इंसान अभी भी जिंदा है। स्टाफ को शक हुआ और उन्होंने कॉल ट्रेस की। वो एक फिशिंग शॉप से आई थी। बेक सायन तुरंत वहां पहुंच गए। उसी वक्त उस शॉप में एक अनपेक्षित मेहमान भी पहुंच चुका था। रास्ते में बेक सायन को शॉप मालिक के साथ अपना अतीत याद आया। वो असल में उनका अडॉप्टिव फादर था। वो दोनों शांत जिंदगी जी रहे थे। तभी एक दिन एक लग्जरी कार आई और बेक सायन को ले गई। इसके बाद उन्होंने कभी संपर्क नहीं किया। फिर उसे वो भयानक रात याद आई जब एक आदमी एक बच्चे को पानी में फेंकने की कोशिश कर रहा था। उधर हिजू बेचैन थी क्योंकि उसका पति अभी तक घर नहीं आया था। डोरबेल बजी, ईना आई थी। उसने हिजू को पितृत्व रिपोर्ट दिखाई और कहा कि उसे भी बिन के बारे में सब कुछ नहीं पता। लेकिन हिजू शांत रही। उसे आखिर समझ आया कि बिन पहले क्या कहना चाहता था। इसी समय बिन शॉप पहुंचता है। शॉप में आग लगी हुई थी और उसका अडॉप्टिव फादर अंदर बेहोश पड़ा था। वो उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन धमाका हो जाता है और आग फैल जाती है। बिन भी बेहोश हो जाता है। ईना चाहती थी कि हिजू अब और धोखा न खाए। उसने उसे वहां से जाने को कहा लेकिन हिजू ने साफ कहा ये उसका फैसला है। ईना चौंक गई, उसके जवाब से नहीं बल्कि इस बात से कि हिजू आखिरकार बोलने लगी थी। उसे ये जानकर भी हैरानी हुई कि उसकी बहन उसे कभी नफरत नहीं करती थी। उसने पूछा डीएनए टेस्ट किसने भेजा? ईना को भी नहीं पता था। वो पहली बार बिन से तब मिली थी जब वो 15 साल का था। हिजू को समझ आया कि उसके इन-लॉज बेक सायन के साथ ठंडे क्यों रहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने असली बेटे को छुपाया हुआ था। इस बीच बिन अभी भी कोमा में था। हिजू घबरा गई और पुलिस को कॉल किया लेकिन गायब किसका हुआ है का जवाब वो नहीं दे पाई और कॉल काट दी। वो अकेली बेक फैमिली के घर पहुंची और उन्हें बेक सायन के गुम होने की जानकारी दी। चेयरमैन बेक को हैरानी हुई कि हिजू बोल सकती है। हिजू ने सीधा पूछा आपने अपने असली बेटे को 15 साल तक क्यों छुपाया और फिर उसे परफेक्ट बेक सायन से क्यों बदल दिया? चेयरमैन बेक ने गुस्से में सब कुछ झूठ बताया। मिस्ट्रेस बेक ने कहा कि हिजू एक स्टैंड इन है, उसे पूछने का कोई हक नहीं। उन्होंने ये भी माना कि बिन भी स्टैंड इन था। हिजू पीछे नहीं हटी। उसने कहा स्टैंड इन होने के बावजूद बिन आप सबके लिए जरूरी था। तभी एक आदमी आया और बताया कि पुलिस रिकॉर्ड में बेक सायन नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है। बाहर निकलते समय उसने हिजू को इशारा किया गुंडे की अजीब आंखों की वजह से कि गुंडा असल में चेयरमैन बेक का असली बेटा है। वो आदमी बिन को बचपन से जानता था। बिन कभी खुलकर मुस्कुराता नहीं था। उसे उस पर हमेशा तरस आता था। हिजू का दिल टूट गया। उसे अपने पति के लिए दर्द हुआ और इस बात की भी ग्लानि कि वो लगभग गुंडे के साथ मिल गई थी। उसी वक्त जंगवू का कॉल आया। वो भागते हुए अस्पताल पहुंची। बेक सायन 2 घंटे से क्रिटिकल केयर में था। जंगवू ने ही उसे आग से बचाया था। उसे वो फिशिंग शॉप मालिक की लोकेशन मिली थी। उसके सवाल बहुत थे लेकिन उसने हिजू को कॉल सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि बेक सायन का फोन बार बार बज रहा था। हिजू ने शुक्रिया कहा लेकिन माफी भी मांगी क्योंकि वो कुछ बातें नहीं बता सकती थी। खुशकिस्मती से बेक सायन खतरे से बाहर था। उसका रिपोर्टर दोस्त भी मिसिंग ऑर्फन्स की जांच कर रहा था। नौरी ने बताया कि एक पीड़ित ट्विन था। उधर थग को टीचर की तरफ से मैसेज मिला। उसने पूछा क्या उसने आग लगाई और उसे चेतावनी दी कि अकेले एक्ट न करे। ये आखिरी बार है जब वो उसकी गलती साफ कर रहा है। कोमा में पड़े बिन को अपना बचपन याद आने लगा। उसने असली बेक सायन को देखा और मिस्टर बेक को भी देखा जिसने उसे पाला था, जो उसके लिए ब्लैक बैग्स संभालता था। उसी रात मिस्टर बेक ने अपने पोते को मार दिया था। बेक सायन ने सब कुछ देखा था। मिस्टर बेक ने कहा उसके पोते ने बहुत गुनाह किए हैं और उसे सजा मिलनी ही चाहिए। उसने प्लान किया कि उसकी जगह किसी और बच्चे को रख दिया जाए। उस दिन के बाद बेक सायन जीने की इच्छा खो बैठा लेकिन हिजू उसकी जिंदगी में आई और उसे ठीक कर दिया। कोमा में ही हिजू की आवाज सुनकर वो फिर जाग उठता है। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, छोड़ना नहीं चाहता था। उसका अडॉप्टिव फादर भी बच गया था लेकिन अभी होश में नहीं आया था। अस्पताल जांगवू के पिता का था। उन्होंने बिन की हालत को सीक्रेट रखा। वो जानना चाहते थे कि बिन और शॉप ओनर का क्या रिश्ता था। बिन ने बताया उसका बचपन बहुत जटिल था। वो हिजू की सेफ्टी के लिए उसकी आइडेंटिटी को छुपाए हुए था। उसने जांगवू का शुक्रिया अदा किया और पिछले गलतफहमियों पर माफी भी मांगी। जांगवू उदास था लेकिन खुश भी कि हिजू के पास कोई है जो उसे बचा सकता है। बेक सायन को एहसास हुआ गुंडा वही है जिसने अनाथ बच्चों को मारा था और वही बेक कपल का असली बेटा है। उसने जांगवू से कहा उसके अडॉप्टिव फादर को होश में लाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो इस केस का की विटनेस है। बेक सायन ने हिजू के सारे मैसेज पढ़े। वो उसे ढूंढ नहीं पा रहा था और कॉल भी नहीं लग रही थी। हिजू घर लौटी और बेक सायन के कमरे में वो स्पेशल फोन ढूंढने लगी। वो गुंडे के कामों को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। वो खुद को पुलिस के सामने क्लू देने के लिए बलिदान करना चाहती थी। इसी वक्त बेक सायन आ गया और उसे रोक लिया। हिजू जाने को तैयार नहीं थी। वो पहली बार उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी लेकिन बेक सायन ने कहा जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत है। उधर चेयरमैन बेक चुनाव का शो कर रहे थे। वो अपनी कुकिंग स्किल दिखाने वाले थे। तभी एक गंदा सा पार्सल आया, सिले हुए मछलियों का बॉक्स। मिस्ट्रेस बेक को समझ आ गया ये उनके बेटे ने भेजा है। वो भागकर मिस्टर बेक
बेक के पुराने घर पहुंची और आखिर उसने अपने खोए हुए बेटे को देख लिया। इस बीच कपल अस्पताल वापस आ चुके थे। हिजू ने पूछा, बेक सायन ने उसे कैसे ढूंढा? उसने बताया, चट्टान से गिरने के बाद उसने उसके फोन में ट्रैकर लगा दिया था। हिजू ने कहा, वो भी उसे ट्रैक करेगी, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा, अगर मैं कभी गायब हुआ मुझे मत ढूंढना, मैं खुद तुम्हें ढूंढ लूंगा। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सो गए। जल्द ही अडॉप्टिव फादर को होश आ गया। उसे अफसोस था कि उस रात वो कमजोर पड़ गया, क्योंकि मिस्टर बेक ने जो लड़का उसे दिया था वो असल में मरा हुआ नहीं था। लड़का अपनी मेमोरी खो चुका था, उसकी इंटेलिजेंस भी चली गई थी और उसके अडॉप्टिव फादर से उसे मारना बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन उसने लड़के की एंटी सोशल नेचर को अंडर एस्टिमेट कर दिया। बैक सायोन उसकी हर हरकत को समझ गया और फिर उसने उससे पूछा कि अनाथ बच्चों के बॉडीज कहाँ छुपाए गए थे। वह थग के क्राइम्स को सबके सामने लाना चाहता था। जियांग वू को हु का सीक्रेट पता था, क्योंकि एक नन ने उसे ऑर्फनेज में एक बच्चे को पकड़कर ललेबाई गाते हुए देखा था। बाद में नन ने चांस से ये बात उसे बता दी। हिजू को बहुत बुरा लगा, लेकिन जियांग वू ने परवाह नहीं की। उसने कहा कि उसे उसकी वॉइस सुनकर खुश हुई। उसका बैक सायोन से रिश्ता क्या है? इस पर जियांग वू ने कहा कि कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। हालांकि पहले उसे शॉक और वरी हुई थी, लेकिन उसे समझ आ गया कि बैक सायोन उसे छुपा नहीं रहा था बल्कि प्रोटेक्ट कर रहा था। ये सुनकर हिजू को बियॉन की कही बात याद आई। एक इवेंट में उसने कहा था कि उसकी वाइफ उसकी वीकनेस है और वह उसे नुकसान से दूर रखना चाहता है। अब उसे उस बात का मतलब समझ आया। हॉस्पिटल से निकलने के बाद बीन पहली बार काम पर लौटा। हिजू उसके साथ खड़ी थी। मीडिया के सामने कपल एकदम परफेक्ट तरीके से काम कर रहे थे। यहाँ तक कि हु का फादर, जिसे डिमेंशिया था, थोड़ी देर के लिए नॉर्मल हो गया और प्राउड महसूस किया। इस बीच रिपोर्टर को यंगर ट्विन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली और उसने बैकऑन को बताया। बैक सायोन पहले ही उस जगह पहुंच चुका था जहां उसके अडॉप्टिव फादर ने बेरियल साइट बताया था। न्यूज रिपोर्ट देखकर वह शॉक्ड रह गया। यंगर ट्विन वही था जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था, उसका असिस्टेंट ने पहली बार बीन का कॉल नहीं उठाया। कार की बैकसीट में ही हु बेहोश पड़ा था। बैक सायोन को कुछ गड़बड़ लगी और उसने हिजू को कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। असिस्टेंट हिजू का इस्तेमाल थग को पकड़ने के लिए बेट की तरह कर रहा था। एक दिन पहले उसने एक कोलीग को बैक सायोन को क्लू रिपोर्ट करते हुए देखा था। उसने चुपके से स्टिकी नोट उठा लिया। क्लू एक फिशिंग शॉप के बारे में था। वह वहां पहुंचा और थग को ओनर से बात करते हुए सुन लिया। उसे समझ आ गया कि वह गलत आदमी को टारगेट कर रहा था। असल में थग ने उसके बड़े भाई को मारा था। असिस्टेंट उसे अंडर एस्टिमेट कर बैठा और आसानी से हार गया। थग ने उसके फोन से बैक सायोन को एक एड्रेस भेजा और अकेले आने को कहा। वह जगह लेक के पास थी जहां बचपन में बैक सायोन अपने अडॉप्टिव फादर के साथ रहा था। वो पहुंचा तो उसे एक ब्लैक बैग दिखा। अंदर उसका डाइंग असिस्टेंट था। बैक सायोन ने पूछा, हिजू के साथ क्या किया? असिस्टेंट ने कहा, थग पास ही है। तभी पीछे से कार का इंजन रोर हुआ। थग कार लेकर बैक सायोन से खेल रहा था। उसी वक्त हिजू जाग गया और थग के बाल पकड़ लिए। कार रॉक्स से टकरा गई। कपल एक दूसरे को पकड़कर चेक कर रहे थे, लेकिन कार फिर उनकी तरफ आई। वे बच निकले। बैक सायोन ने थग को कार से खींच निकाला और गुस्से में बोला कि वह उसका हर एक हिसाब चुकाएगा। थग ने कहा, हिजू को भी उसे सौंप दे। बैक सायोन खुद को रोक नहीं पाया। थग ने वेपन निकाल लिया। आखिरी पल में असिस्टेंट ने बीच में आकर वार झेल लिया। हिजू पहले ही पुलिस को कॉल कर चुका था। थग उनका मजाक उड़ाकर भाग गया। पुलिस भी जल्दी पहुंच गई। असिस्टेंट खतरे से बाहर था। थग गुस्से में था। कोई भी उसके साइड में नहीं था। एक साल पहले दादा की डेथ न्यूज देखकर उसकी सारी मेमोरी वापस आ गई थी। उसे अफसोस था कि वह अपने दादा को खुद नहीं मार पाया। अब सिर्फ उसकी माँ ही उसे सपोर्ट करती थी। उसका पिता फिर उसे खत्म करना चाहता था और उसकी माँ का पीछा करने लोगों को भेजा था, लेकिन वह बच निकला। मिस्ट्रेस बैक ने अपने हस्बैंड पर इल्जाम लगाया कि वह हार्टलेस है और उसने अपने बेटे को हेल में धकेला। हस्बैंड ने कहा कि उनका बेटा ही उनकी जिंदगी को हेल बना चुका है। मिस्ट्रेस बैक ने गुस्से में एक ऐसा सीक्रेट बताया जिसे हस्बैंड मान नहीं पाया। न बेटा न हस्बैंड किसी का भी चेहरा मिस्टर बैक जैसा नहीं था। जिसका चेहरा उससे मिलता था वह था बैक सायोन। असल में बैक सायोन मिस्टर बैक का इलेजिटिमेट सन था। पुलिस ने उस एड्रेस पर 4 ह्यूमन स्केलेटन्स पाए। जियांग वू ने उन्हें ऑर्फनेज के मिसिंग बच्चों के रूप में पहचान लिया। असिस्टेंट को इन्वेस्टिगेशन के लिए रोका गया। पुलिस को उसके घर में लिसनिंग डिवाइसेस और बैक सायोन की जानकारी मिली। वहाँ एक और टारगेट भी था, शायद थग। हिजू ने अपनी बहन को सब बता दिया। इना को याद आया कि उसने कोर्टयार्ड में अपने छोटे भाई को रोते देखा था। उसे सताने वाला लड़का भाग गया था। उसने तब ध्यान नहीं दिया था। अब समझ आया कि वह लड़का शायद थग था। फिर उनके परिवार का कार एक्सीडेंट हुआ। उसे शक था कि बैक फैमिली ने उसके भाई को मारने की कोशिश की, क्योंकि उसने थग का चेहरा देख लिया था। तभी हु की मदर आई। उसने हिजू को डांटा कि उसने बड़ा मेस कर दिया। यहाँ तक कहा कि उसे प्ले बॉय से शादी कर देना ही बेहतर होता। यह सुनकर इना को वह सब याद आया जो बैक सायोन ने पूछा था। उसे अंदाजा हो गया कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट किसने भेजी थी। बैक सायोन घर लौटा तो हेउ ने उससे सीधे पूछा। उसने पहले कहा था कि वह उसे बहुत पहले से पसंद करता है, इसलिए डीएनए रिपोर्ट भेजना समझ आता है। हिजू खुश थी कि वह किसी की जगह नहीं थी। वह वही थी जिससे वह सच में शादी करना चाहता था। उसने पूछा कि सब खत्म होने पर क्या वह उससे शादी करेगा। उसने सिर हिलाया। उसने कहा कि जब सब खत्म हो जाएगा वह खुद उसे प्रपोज करेगा। उसने
कहा कि उसे हमेशा ये सवाल था कि वह क्यों जीने की कोशिश करता रहा। हिजू से मिलने के बाद उसे जवाब मिला। हिजू ने उसे कसकर गले लगाया, उम्मीद करते हुए कि थग जल्द पकड़ा जाए। अगले दिन दोनों बहनें अपने पिता के पास गईं। चेयरमैन होंग को हिजू के बोलने से शौक नहीं हुआ। इना पहले ही समझ गई थी कि उनके पिता सब जानते थे। उन्होंने मिस्टर बैक से डील के बारे में पूछा। असल में चेयरमैन होंग मिस्टर बैक से बदला लेना चाहता था, लेकिन मिस्टर बैक ने उसका वीकनेस बता दिया। चेयरमैन होंग गेन्स लॉस पर ज्यादा ध्यान देता था। उसने मिस्टर बैक की इलेक्शन में बिलियंस लगाए थे। अगर वह मिस्टर बैक को मारता, वह पैसा डूब जाता और उसका बेटा भी वापस नहीं आता। तो मिस्टर बैक ने कहा वह उसका एक रिक्वेस्ट बिना शर्त मानेगा। फिर उसने अपने ग्रैंडसन की लाइफ ऑफर कर दी बदले में। लेकिन अब चेयरमैन होंग को पता चला कि उसका ग्रैंडसन जिंदा है। गुस्से में वह मिस्टर बैक के मेमोरियल पर गन लेकर पहुंच गया। हिजू को खतरा महसूस हुआ और उसने तुरंत बैक सायोन को कॉल किया। पुलिस ने भी असिस्टेंट के लिसनिंग डिवाइस से थग की लोकेशन पकड़ ली। चेयरमैन होंग ने बैक फैमिली से चीख कर कहा कि वे उसका ग्रैंडसन सौंप दें। तभी घर के अंदर एक्सप्लोजन हुआ। मिस्ट्रेस बैक समझ गई यह उसका बेटा था। बैक सायोन पहुंचा तो सब केओस में था। इना हिजू को ढूंढ रही थी, लेकिन थग हिजू को पहले ही किडनैप कर चुका था। उसने बैक सायोन को कॉल किया। उसने कहा कि वह बीन की परफेक्ट लाइफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। वही लाइफ उसके दादा चाहते थे। वह बैक सायोन को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, क्योंकि जब वह मर रहा था बैक सायोन ने बस खड़े होकर उसे देखा था। पुलिस ने लोकेशन भेज दी। बैक सायोन ने हिजू से कहा कि चिंता मत करो, वह आ रहा है, लेकिन हिजू ने मना कर दिया। इस बार वह उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। गुड बाय कहकर उसने कार को रेलिंग की तरफ मोड़ दिया। बैक सायोन चीख उठा। रेस्क्यू टीम ने कार 20 मीटर्स अंडर वाटर पाई, बट दोनों गायब थे। रिपोर्टर्स ने बताया कि बियॉन की वाइफ और थग नदी में गिर गए और मिसिंग हैं। उन्होंने थग का स्केच जारी किया और जनता से मदद मांगी। बाद में बैक सायोन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने कहा वह असली बैक सायोन नहीं है, उसकी आइडेंटिटी झूठ है। बस एक चीज सच है, वह हु का हस्बैंड है। उसने हिजू की डिटेल्स सबको दी और मदद मांगी। वो गिल्ट से भरा हुआ था। शादी के 3 साल बाद बाकसान अपनी वाइफ से दूर रहने लगा ताकि उसे उसके लिए फीलिंग्स ना हो जाए। इसी वजह से उसने कई हैप्पी मोमेंट्स मिस कर दिए। जब तक उसने प्यार को एंजॉय करने का फैसला किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हिजू के गुम होने के बाद उसका परिवार तुरंत वहां पहुंच गया। पहली बार बैक सायोन ने हिजू की मां के चेहरे पर टेंशन देखी। इधर उधर देखने पर उसने नोटिस किया कि मिस्ट्रेस बैक वहां नहीं थी। पुलिस ने मेमोरियल की सिक्योरिटी फुटेज चेक की, लेकिन वो नहीं मिली। बैक सायोन को शक होने लगा और वो उसी रात बैक फैमिली के गैराज में सर्च करने गया। वो मिस्ट्रेस बैक की कार में बैठा और देखा कि डैश कैम फुटेज डिलीट थी। इससे उसे और यकीन हो गया कि मिस्ट्रेस बैक इसमें शामिल है। उसने पुलिस को कॉल करके उनकी डिटेंशन की रिक्वेस्ट की। तभी मिस्ट्रेस बैक वहां आ गई। बैक सायोन ने उसे मॉक करते हुए कहा कि उसने अपने मिसिंग बेटे के लिए एक भी आंसू नहीं बहाया। मिस्ट्रेस बैक ने जवाब दिया कि उसका बेटा 20 साल पहले मिस हुआ था और जब भी कोई बॉडी मिलती थी वो पहचानने सबसे पहले पहुंचती थी। उसके आंसू तो बहुत पहले खत्म हो गए थे। अब वो चाहती थी कि बैक सायोन भी अपने किसी प्रिय को खोने का वही दर्द महसूस करे। अगले दिन हिजू के कोवर्कर्स भी सर्च में जुड़ गए। पुलिस ने बियोन से कहा कि हिजू के जिंदा होने के चांस बहुत कम है, लेकिन बियोन तब तक हार मानने को तैयार नहीं था जब तक वो उसकी बॉडी खुद ना देख ले। और भी बुरा ये कि ठोस सबूत न होने की वजह से मिस्ट्रेस बैक की डिटेंशन रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई। बियोन दृढ़ रहा और उसने फैसला किया कि वो सबूत पेश करेगा जो उसने छुपा कर रखे थे। उधर चेयरमैन बैक ने पब्लिक ओपिनियन कंट्रोल करने के लिए मीटिंग रखी। थोड़ी देर बाद पुलिस आई और मिस्ट्रेस बैक के लिए अरेस्ट वारंट लेकर उन पर मर्डर का चार्ज था। दूसरी तरफ हिजू की मां बार बार अपनी बेटी का नंबर डायल कर रही थी। उसे गिल्ट और पछतावा हो रहा था। वो बस चाहती थी कि हिजू किसी रिच आदमी से शादी करे ताकि उसे तकलीफ न हो, पर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हिजू इतना सब सह लेगी और हमेशा के लिए अपनी मुस्कान खो देगी। इना को भी वही दर्द महसूस हो रहा था। उसने अपने पिता को ढूंढा और डांटा कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तभी हिजू की मां आई और बताया कि मिस्ट्रेस बैक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे डर था कि मिस्ट्रेस बैक ने हिजू को मार दिया। इंट्रोगेशन में मिस्ट्रेस बैक ने शांत होकर कहा कि उसने हिजू को नहीं मारा। उसने तो अधिकारियों को धमकी भी दी कि वो अपनी नौकरी जाने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन जैसे ही अफसर ने एक वीडियो चलाया उसका चेहरा बदल गया। वीडियो में दिखा कि उसने अपने ससुर मिस्टर बैक की हत्या की थी। बियोन ने बताया कि मिस्टर बैक की उंगली में जो रिंग थी उसमें कैमरा था, सब रिकॉर्ड हुआ था। वो ये भी जानता था कि वो मिस्टर बैक का नाजायज बेटा है। बैक फैमिली की बुराइयों को उजागर करने के लिए उसने ये राज आज तक छुपाया था। मिस्ट्रेस बैक को जिज्ञासा हुई कि बैक सान को कैसे यकीन था कि उसने हिजू को नहीं मारा। बैक सान ने अंदाजा लगाया कि वो हिजू को कई सालों तक छुपा कर रखने वाली थी और जब वो उसे ढूंढना छोड़ देगा तब वो बताएगी कि हिजू जिंदा है ताकि वो सारी जिंदगी दर्द में जिए। उधर पुलिस को मिस्ट्रेस बैक के फोन में एक वीडियो मिला जिसमें वो हिजू को लॉक कर रही थी। हिजू ने भी मिस्ट्रेस बैक की प्लानिंग समझ ली थी और उसने यूज होने से इनकार करते हुए खुद को भूखा रखकर मरने का फैसला किया। नेक्स्ट रूम में मिस्ट्रेस बैक का असली बेटा भी बंद था। उसे पता था कि उसकी मां ने उसे फिर से लॉक कर दिया है और वो गुस्से में उससे दरवाजा खोलने को कहता है। मिस्ट्रेस बैक दर्द में थी, लेकिन यही एक तरीका था अपने बेटे की रक्षा करने का। उधर पुलिस उस जगह की ओर भाग रही थी जहां हिजू को कैद किया गया था, वो विला जहां मिस्टर बैक रहा करते
थे। बटलर अंधेरे में बैठा चिंतित था। उसने मिस्ट्रेस बेक के ऑर्डर पर दोनों लोगों को कार से उतारा था और फिर कार को समुद्र में गिरा हुआ दिखाया था। मिस्ट्रेस बेक ने उसे आखिरी आदेश दिया था कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो वो उसके बेटे की रक्षा करे और हिजू को मार दे, लेकिन बटलर हिजू को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। उसने उसे भागने को कहा, फिर नेक्स्ट रूम को लॉक कर दिया ताकि असली किलर हमेशा के लिए बंद रहे। तभी चेयरमैन बेक बंदूक लेकर वहां आ गया। मिस्ट्रेस बेक के गिरफ्तार होने पर जो नजरें उन्होंने बटलर से मिलाई वो उसने देख ली थी। उसने बटलर से दरवाजा खोलने को कहा और तय किया कि वो खुद किलर को संभालेगा, लेकिन आखिर में वो कर नहीं पाया और अपनी बंदूक भी खो बैठा। उधर हिजू भाग रही थी लेकिन पहाड़ी से गिरकर बेहोश हो गई। एक गोली की आवाज से उसकी आंख खुली। किलर सीटी बजाता हुआ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। हिजू ने एक कार को तेजी से आते देखा और मदद के लिए दौड़ी। ड्राइवर बेक सायोन था। पुलिस आई और सर्च शुरू किया। उन्हें लगा किलर छुप जाएगा, लेकिन उसने कार रोक दी। बियोन ने हिजू से कहा कि वो कार में ही रहे। वो अकेला किलर का सामना करने उतरा। दूरी में सायरन करीब आ रहे थे। किलर भागा नहीं, बल्कि बियोन के कान में कुछ फुसफुसाया। बियोन की आंखें लाल हो गईं, उसकी सांसें भारी हो गईं। उसने हिजू की ओर देखा, उसकी आंखों में कई भाव एक साथ थे। किलर जोर से हंसने लगा। थोड़ी देर बाद पुलिस ने उसे घेर लिया। फिर भी उसने बंदूक उठा ली। बेक सान खून के तालाब में गिर पड़ा। किलर उसी समय मार दिया गया। मिस्ट्रेस बेक ने ये खबर देखी तो जोर से रोई। उसे उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन उसने डेथ पेनल्टी की अपील की। बेक फैमिली का वफादार बटलर, जिसने अपने सभी अपराध कबूले, उसे 5 साल की सजा मिली। हॉस्पिटल में हिजू कोमा में थी। बेक सायोन पहले ही होश में आ चुका था और उसके पास बैठा था। उसके सपने में हिजू को अफसोस हुआ कि काश वो पहले अपनी फीलिंग्स बता देती। उसे बचपन से ही बियोन से प्यार था। अगर वो पहले बोलते तो शायद जिंदगी खुशहाल होती। लेकिन जैसे ही हिजू जागी, बेक सायोन गायब था। उसने बैक फैमिली की सारी दौलत दान कर दी और अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया। हिजू ने उसे कई बार कॉल किया, लेकिन उसका नंबर डिस्कनेक्ट था। फिर भी वो उसे ढूंढना कभी नहीं छोड़ी। उसके असिस्टेंट से उसे पता चला कि बियोन ने बदला लेने के बाद अपनी जिंदगी खत्म करने का प्लान बनाया था, लेकिन उसके कारण उसने अपना मन बदल लिया। उसके सबऑर्डिनेट से उसे पता चला कि वो अक्सर पूछता था कि पत्नी को प्यार कैसे जताया जाए। अपने पिता से उसे पता चला कि बेक सायोन उसके पिता का हर साल बर्थडे मनाता था। तभी हिजू को एहसास हुआ कि बेक सायोन ने उसके लिए कितनी चीजें छुपकर की थी। खाली कमरे को देखते हुए वो उसे पहले से भी ज्यादा मिस करने लगी। इना ने उसे हमेशा घर में बैठे देखकर कहा कि थोड़ा बाहर टहलने जाओ, लेकिन हिजू नहीं जाना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं वो वापस आए और वो मिस कर दे। वो अभी भी ये स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि वो चला गया है। इना ने सख्ती से कहा कि वो वापस नहीं आएगा। हिजू ने महसूस किया कि उसकी बहन कुछ जानती है और घबराकर पूछा। इना ने कुछ भी समझाया नहीं, बस कहा कि उसे भूल जाओ और अच्छी जिंदगी जियो। लेकिन हिजू के लिए सिर्फ बेक सायोन के साथ ही खुशी मुमकिन थी। इना अंदर से टूटी हुई और लाचार थी। वो सच में बेक सायोन का मैसेज उसी दिन पा चुकी थी। किलर ने उसे बताया था कि वो मिस्टर बेक ही थे जिन्होंने कार एक्सीडेंट करवाया था। हिजू के बचपन से हुए सारे दुख उसी की वजह से थे। उनका बेटा होने के नाते बेक सान को लगता था कि उसकी जिंदगी बस गिल्ट से भरी है। इना ने उसे बताया कि हिजू पहले ही सब कुछ जान चुकी है, लेकिन फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के उसे ही चुना। ये सुनकर वो और ज्यादा टूट गया। शर्म ने उसे हिजू का सामना करने लायक नहीं छोड़ा। रात में हिजू को एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉलर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे पक्का पता था कि वो बेक सायोन था। उसने नंबर का लोकेशन चेक किया। वो आर्गन से था। कुछ दिन पहले ही उसे आर्गन से एक ईमेल भी मिला था। किसी ने उसके नाम पर वहां एक साइन लैंग्वेज स्कूल बनाने के लिए 2 बिलियन वॉन डोनेट किए थे। उसने बेक सान के जर्नलिस्ट दोस्त से क्लू पूछे। वो आर्गन में वार रिपोर्टर के रूप में 7 काम कर चुका था। आर्गन में युद्ध चल रहा था, इसलिए रिपोर्टर बात नहीं करना चाहता था। हिजू ने बहुत विनती की। आखिरकार उसने कहा कि आर्गन में सनसेट वाली जगह पर जाओ। बेक सायोन अक्सर एक सनसेट व्यू पॉइंट पर जाता था। वो वहां इसलिए फोटो लेता था क्योंकि लाल सूरज उसकी प्यारी गुलाबी गालों की याद दिलाता था। हिजू स्कूल गई और प्रिंसिपल से व्यू पॉइंट के बारे में पूछा। प्रिंसिपल ने बताया कि वो जगह विद्रोहियों के कब्जे में है और उसे वहां जाने से मना किया। हिजू नहीं मानी। रास्ते में विद्रोहियों ने उसे पकड़ लिया। ट्रांसपोर्ट के दौरान गाड़ी लैंडमाइन से टकरा गई। जब विद्रोही चेक करने गए, एक आदमी आया और सब कैदियों को आजाद कर दिया। सबको जाने देने के बाद उसने हिजू का हाथ पकड़ा। उसे कुछ महसूस हुआ पर भागने पर ध्यान दिया। वो आदमी जंगल में मुड़ा, लाइट्स बंद की और गाड़ी रोक दी। जब विद्रोही दूर चले गए, उसने हिजू को खोल दिया। हिजू ने आंखें खोली। वो बेक सायोन था, वो आदमी जिसे वो जान से ज्यादा मिस कर रही थी। बेक सायोन ने उसे डांटा कि वो यहाँ क्यों आई। उसकी वजह से उसे अपने कई प्लान बदलने पड़े। हिजू खुद को रोक नहीं पाई और पूछ लिया कि वो गायब क्यों हुआ। बेक सायोन ने कहा कि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। उसके पिता की वजह से हिजू ने बहुत कुछ खोया। वो खुद को सजा देना चाहता था जब तक वो खुद को माफ न कर पाए। हिजू रो पड़ी और कहा कि सजा वो तय करेगी। अपने भावनाओं को रोक न पाते हुए उसने उसे किस कर लिया। बेक सान ने गिल्ट छोड़कर बस उसके साथ उस पल को महसूस किया। हिजू ने अनजान नंबर के बारे में पूछा। बेक सायोन ने कहा कि उस दिन उसे एक बुरा सपना आया था। उसने सपना देखा कि हिजू बहुत रो रही है, इसलिए उसने कॉल किया। असल में वो बस उसकी आवाज सुनना चाहता था, बस चिंता का बहाना बनाया। हिजू के नाम से डोनेट
जनरेट हुए 2 बिलियन वॉन असल में तलाक का पेनल्टी पैसा था। वो उसका पति बनकर नहीं रहना चाहता था बेक सान के रूप में। वो एक साधारण खुशमिजाज जिंदगी बेक यू योन बनकर उसके साथ जीना चाहता था। हीजू की माँ उनकी सीक्रेट मैरिज पर नाराज थी, लेकिन अपनी बेटी को मुस्कुराते देखकर उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि अगर वो खुश है तो बस वही मायने रखता है। फिर ईना ने सच्चे दिल से माफी मांगी। सालों से हीजू की परेशानियों में वो वजह भी थी और एक दर्शक भी। वो अपना रिश्ता ठीक करना चाहती थी। हीजू ने बहन से कहा कि बीती बातों को भूलकर साथ में खुश रहें। बेक यू यान अपने अडॉप्टिव पिता से मिलने गया। उसने वही मछली खाई जिसे उसने बचपन में कभी नहीं छुआ था और उसकी नफरत से भरी पुरानी यादों को छोड़ दिया। कुछ समय बाद हीजू ने अपने टीवी वाले साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के काम पर लौट आई। बेक यू यान विदेश मंत्रालय में नेगोशिएशन एक्सपर्ट बन गया। उसका असिस्टेंट अभी भी उसके साथ था। बिना किसी राज और बिना किसी नफरत के बेक यू यान और हीजू ने आखिरकार एक आम, शांत और खुशहाल जिंदगी जी।